गुडविल। तो गुडविल, इसका वैल्यूएशन और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बात करते हैं गुडविल है क्या। तो गुडविल एक गुड नेम, रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म को कहते हैं। तो अगर हमको मॉनेटरी वैल्यू पता करनी हो अच्छे नाम की तो गुडविल है। और आती कैसे गुडविल, तो गुडविल जो ओनर होता है फर्म का, उसके कंसिस्टेंट सर्विस देने से, प्रॉफिट मेकिंग की वजह से और कस्टमर रिटेंशन की वजह से आती है। तो क्या गुडविल को कैलकुलेट किया जा सकता है? हाँ, जवाब है हाँ, कैलकुलेट किया जा सकता है। और क्या गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट है? नहीं, गुडविल एक ऐसा एसेट है जिसकी मार्केट में वैल्यू है। तो जब फर्म को गुडविल बेचनी है तो यूजुअली फर्म ही पूरी बिक जाती है और प्रॉफिट मेकिंग फर्म ही गुडविल चार्ज करती है। मतलब फर्म का नाम, उसका शोहरत उसके साथ बिक जाता है। तो लॉस मेकिंग फर्म की गुडविल होती है क्या? जवाब है नहीं। और अगर आपसे पूछे कि क्या गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स है? अगेन जवाब है नहीं। तो गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है, जैसे कि आपके और इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, रॉयल्टी होता है। पर गुडविल को मार्केट में बेचा जाता है। एब्सोल्युटली सिंपल है। हाँ, बात करेंगे अब कैसे सॉल्व करें। तो आज जो मेथड करने जा रहे हैं उसका मेथड का नाम होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। हाँ, गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। 3 मेथड हैं आपके सिलेबस में, हम फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। हाँ, जैसा कि नाम है, तो एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लो, गुडविल निकल आएगी। तो एवरेज प्रॉफिट बहुत सिंपल है। एवरेज प्रॉफिट का मतलब हो गया, एपी का मतलब हो गया सम ऑफ प्रॉफिट्स। जितने भी साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं उनको आप ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हाँ, जिसको मीन वैल्यू कहते हैं, वही तो होता है ना, एवरेज और मीन तो एक ही चीज होती है ना। तो मैंने कहा ना, ये मेथड एक बहुत सिंपल मेथड है गुडविल निकालने का, क्योंकि इसमें एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है और ये रिलायबल मेथड भी है। कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी फर्म अगर किसी दूसरे बिजनेस को अक्वायर करना चाहता है तो उसके प्रॉफिट के बेसिस पे उसको उसकी वैल्यू तय करता है। तो इससे तो एवरेज प्रॉफिट निकली। हाँ, ये तो एपी का फॉर्मूला निकल गया। तो इस एपी के फॉर्मूले को अब गुडविल बनाने के लिए क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। ये नंबर्स ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। हाँ, नंबर ऑफ गिवन ईयर्स परचेज ये बताता है कि ये एवरेज प्रॉफिट कितने आगे सालों तक कंटिन्यूड रहेगा। इसीलिए तो एक तरह से गुडविल निकालना तो बहुत आसान है, पर ये सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, आइए इसी पे बात करते हैं। और यही एक टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। एक एग्जांपल समझाऊंगा। आपके क्वेश्चन में गिवन है, हाँ, क्वेश्चन में गिवन है, ईयर्स दिए हुए हैं। लेट्स अज्यूम 2001 का प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख। ध्यान से देखिएगा। 2002 का प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख। 2003 का प्रॉफिट दिया हुआ है 4 लाख। ठीक, और आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट गुडविल यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड, फॉर 2 ईयर्स परचेज। ठीक है, 2 ईयर परचेज भी कह दिया, यहां तक क्लियर हो गया। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, प्रॉफिट तो दिया है। हाँ, अगर प्रॉफिट दिया तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको एवरेज प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देंगे। और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सम ऑफ प्रॉफिट्स करना है। मतलब अगर प्रॉफिट्स दिए हैं तो ऐड कर देना है। इन केस क्वेश्चन में कहीं लॉस दिया है तो उसको सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। सारे प्रॉफिट्स को ऐड कर देना है, लॉसेस को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सम ऑफ प्रॉफिट्स, इन केस लॉस दिया है तो सब्ट्रैक्ट लॉस। जो वैल्यू आ रही है उस टोटल वैल्यू को डिवाइड कर देंगे अपॉन नंबर ऑफ ईयर से। ठीक है, अगर मेरे एग्जांपल की बात करेंगे तो 3 साल के प्रॉफिट्स मैंने आपको दे दिए हैं और कह रहा हूं कि इसका एवरेज प्रॉफिट निकालिए, तो इन तीनों प्रॉफिट्स को प्लस कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 3। बहुत सिंपल है, यहां तक सिंपल है। इन केस तीनों प्रॉफिट्स नहीं होते, कोई एक लॉस होता, तो जैसे ये पहला वाला जो फर्स्ट ईयर है, फर्म यहां पे लॉस कर रही है, पहचान के लिए मैंने क्या लगाया उस पर देखिए, ब्रैकेट लगा दिया। तो इसका मतलब है 2001 में फर्म को 1 लाख लॉस है, 2002 में प्रॉफिट और 2003 में भी प्रॉफिट। अब कैसे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट? तो मैंने कहा कि आपको क्या ध्यान देना है, प्रॉफिट्स होगा तो सम करते जाइएगा, ऐड करते जाइएगा। अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे केस में 2 लाख प्लस 4 लाख, ये दोनों प्रॉफिट्स हैं, प्लस कर दीजिए और माइनस कर दीजिए 1 लाख। क्यों माइनस कर रहे हैं 1 लाख? क्योंकि ये लॉस है। ठीक है, तो प्रॉफिट्स होगा तो प्लस कर देंगे, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हमारे केस में 3 साल का प्रॉफिट दिया था, तो 3 साल की वैल्यू से 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 1 5 लाख। सो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 5 लाख डिवाइडेड बाय 3। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर भली फ्रैक्शन में आएगा, परेशान मत होइएगा। 1 3 1 जा 3, बचा यहां पर 2 3 6 जा 18, फिर बचा 2 3 6 जा 18, तो 16667। हाँ, 1,66,667, ये हो गया आपके पास एवरेज प्रॉफिट। तो अब आपके पास गुडविल निकालना है। तो मैंने कहा था आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया रहेगा। क्या चीज? नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगा। मेरे एग्जांपल में नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 2 ईयर परचेज दिया होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अब आप कर दीजिए गुडविल का फॉर्मूला। गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हमारे केस में आपको बस ये मल्टीप्लाई करने की देरी है, आपका गुडविल आ गया। That is 16667 multiplied by 2 and this will give you your goodwill. हाँ,
ये तो बहुत आसान है सर। अब आते हैं इसमें थोड़ा टेक्निकलिटी पे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है इस प्रॉफिट के साथ। आइए अब आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है जब प्रॉफिट्स आपको गड़बड़ दिए होते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। ध्यान ये देना है कि आपको 2001 में जो प्रॉफिट दिया है वो प्रॉफिट नहीं दिया है, लॉस दिया है। ठीक है, मेरे एग्जांपल में लॉस दिया है, मैंने ब्रैकेट से बता दिया। और 2002 में मैंने आपको प्रॉफिट दिया था 2002 में प्रॉफिट दिया था कितना, 2 लाख। 2003 में, हाँ 2003 में आपको हो रहा था प्रॉफिट वंस अगेन 4 लाख। ये था मेरा एग्जांपल, ठीक है, डोंट वरी। अब आपको कह रहा है क्या, आपको कह रहा है फाइंड एवरेज प्रॉफिट। तो जब एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो क्या प्रॉफिट्स वही ले लेते हैं जो यहां दिया, हाँ वही लेते हैं, बट आपको ये देखना होता है कि क्या प्रॉफिट्स में कुछ करेक्शंस हैं क्या। अगर प्रॉफिट में कुछ करेक्शंस है तो आपको करेक्शन करने चाहिए। आइए मैं समझाता हूं क्या कहना चाहता हूं। जैसे बात करता हूं प्रॉफिट फॉर द ईयर 2001 की, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2001 की, फिर 2002 की, और ये 2003 की। कब ऐसे लिखने की जरूरत पड़ेगी, कब आपको ऐसा टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको करेक्टेड प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो। क्या करेक्टेड प्रॉफिट, इसका मतलब है इस प्रॉफिट से रिलेटेड, यहां जो प्रॉफिट और लॉस दिया है इनसे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स में पॉइंट दिए होंगे। क्या क्या हो सकते हैं, मैं वो सारे पॉइंट्स एक ही बार में क्लियर कर दूंगा। सच कह रहा हूं, इसी एक एग्जांपल में सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। हाँ, फिर आप पूरे चैप्टर का ये जो एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन है सब लगा लोगे। सच कह रहा हूं, सारे पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं आइए समझते हैं। जैसे पहला क्या हो सकता है कि पहले ईयर में आपको लॉस दे रहा है, ठीक है, ये रहा, पहले ईयर में आपको 1 लाख का लॉस दे रहा है। तो आपको अगर क्या देता है, लॉस दिया है पहले ईयर में, ठीक है, जबकि यहां पर आपको देखिए क्या है, 2002 में क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है, और 2003 में भी आपको प्रॉफिट ही दिया है। ठीक है, क्लियर। तो हो सकता है आपको क्या दिया हो, प्रॉफिट जो दिया हो या लॉस जो दिया है, यहां पे जो वैल्यू दी है प्रॉफिट या लॉस दिया है, ये सही नहीं है, करेक्टेड नहीं है। तो सबसे पहला काम होता है इसको सही करना। और कैसे पता चलेगा करेक्टेड नहीं है, तो मैंने कहा एडिशनल इन्फॉर्मेशन से, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे एग्जांपल है, पहले पॉइंट पे लिखा हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि देयर वाज एन फायर एंड गुड्स वर्थ ₹2 लाख वर डिस्ट्रॉयड। तो फायर से लॉस हो गया, फायर लॉस ऑफ ₹2 लाख, एग्जांपल है मेरा। हो सकता है फायर लॉस ना हो, थेफ्ट का लॉस हो, और कौन से ईयर में, इन द ईयर 2001, इन ईयर 2001। मैंने कहा एग्जांपल मैंने लिखा लॉस बाय थेफ्ट है, हो सकता है लॉस बाय फायर हो सकता था यहां पर जैसे मैंने लिखा है, या कोई और एबनॉर्मल लॉस। तो अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस होता है तो वो लॉस बिजनेस का एक रिकरिंग लॉस नहीं है, बार बार होने वाला लॉस नहीं है, उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा, जिस साल हुआ है उस साल ऐड कर देंगे। 2001 में हुआ था तो प्रॉफिट नहीं था, 2001 में 1 लाख का लॉस था, पर मेरे एग्जांपल मैंने क्या कहा, हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया, मैंने एग्जांपल दिया लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर। ठीक है, तो ऐसा लॉस जो कि बिजनेस की रिकरिंग नेचर का नहीं है, उसको आपको क्या करना चाहिए, एबनॉर्मल को वापस क्या कर देना चाहिए, लॉस को ऐड कर देना चाहिए। ध्यान देंगे इस बात को। इसका रिवर्स हो सकता है कि कोई एबनॉर्मल गेन हो गया हो, जैसे आपको कोई कोई कहते हैं विंडफॉल गेन्स हो गया हो, कोई ऐसा गेन जो डे टू डे बिजनेस में नहीं होता है। आपने कोई पुराना स्टॉक था जिसको मल्टीपल टाइम्स में जाके प्राइस में बेच दिया है, हाँ, जो आपके बिजनेस का डे टू डे वाला स्टॉक नहीं है, कोई एसेट है, हाँ, उस पर कैपिटल गेन हो गया है, तो ऐसी चीजों को। ठीक है, तो एबनॉर्मल गेन, मैं एग्जांपल लेता हूं, एबनॉर्मल गेन को आपने क्या किया, बिजनेस का गेन मान लिया है, कोई एबनॉर्मल क्या हो गया है, गेन हो गए हैं, एबनॉर्मल गेन, लॉटरी निकल गई है देयर इज अ लॉटरी, हाँ ना, टिकट वर्थ ₹1 लाख, इसका इनाम मिल गया है, तो लॉटरी गेन्स हो गए हैं, मैंने एग्जांपल दिया 1 लाख रुपीस का, और ये ईयर कौन सा है, 2002 में, 2002 में। तो जिस साल क्या हुआ, एबनॉर्मल गेन हुआ, ठीक है, उसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। समझ में आया, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मुझसे पूछेंगे, ताकि ये जो प्रॉफिट्स हैं वो सही प्रॉफिट आए बिजनेस के, वो प्रॉफिट हो जो एक्चुअल बिजनेस में हुआ है, ठीक है, जो डे टू डे बिजनेस की लाइफ में हुआ है। तो एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। किस साल में हो रहा है, 2002 में हो रहा है, तो 2002 में क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। समझ आया, एबनॉर्मल गेन मैंने एग्जांपल दिया, लॉटरी से गेन हो गया, विंडफॉल गेन हो गया, हाँ, सडन गेन हो गया, तो इस पैसे को जो कि बिजनेस से नहीं आया है, इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। हो सकता है आपको कोई इन्वेस्टमेंट से इनकम आ गई हो, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या होता है, आपने कोई शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा था, कोई कोई बॉन्ड खरीद रखे थे, उस पे आपको खूब कमाई हो गई है, तो क्योंकि ये रिकरिंग कमाई नहीं है, डे टू डे कमाई नहीं है, और बिजनेस से कमाई नहीं है, तो इस इनकम को भी बिजनेस इनकम नहीं माना जाएगा। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो गया, अगर मैंने एग्जांपल दिया इन्वेस्टमेंट का, शेयर मार्केट का मैंने एग्जांपल दिया, तो अगर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो रही है वो आप लेस कर देंगे। क्यों लेस कर देंगे, क्योंकि ये आपके बिजनेस का इनकम नहीं है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। एग्जांपल के रूप में मैंने कहा कि आपने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया था, आपको उसमें बहुत फायदा हो गया है, अगेन ये बिजनेस का इनकम नहीं था, इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। हाँ, ये जिस साल भी हो रहा हो, मान लीजिए 2003 में हो रहा था, कोई इनकम आ रही थी आपके पास 50,000 रुपए की, ठीक है,
शेयर से इनकम आ रही थी, तो आप उसको क्या करेंगे, यहां लिख करके इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बिजनेस की इनकम नहीं है, इन्वेस्टमेंट मतलब होता है बिजनेस के बाहर पैसा लगाना, निवेश करना, बात समझ आ रही है, इसीलिए बिजनेस की इनकम को ना मानते हुए इसको क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। और क्या करना है देखिए, और क्या हो सकता है कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हो जो होते तो रेवेन्यू नेचर के हैं, ध्यान से सुनिएगा, पर आपने गलती से इसको अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, जैसे रिपेयर टू द मोटर कार्स, तो खर्चा है, पर गलती से क्या कर दिया है आपने, इस रेवेन्यू वाले खर्चे को, इस रिकरिंग खर्चे को आपने क्या कर दिया है, अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया है। तो रिपेयर ऑफ रुपीज 10,000 फॉर मोटर कार, 10,000 का क्या हुआ, मोटर कार में रिपेयर आया, आपने इसको क्या कर दिया, एज व्हीकल अकाउंट या मोटर कार अकाउंट शो कर दिया। तो आपने क्या कर दिया, एक फिर मिस्टेक कर दी, एक एरर कर दिया, क्या कर दिया आपने रिपेयर चार्जेस को, जो कि रिकरिंग चार्जेस होते हैं, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, ठीक है। तो एग्जांपल के रूप में लिख दिया मैंने, रिपेयर ऑफ मोटर कार ट्रीटेड एज असेट अकाउंट या मोटर कार अकाउंट, आपने उसको मोटर कार में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, 10,000 का आपने रिपेयर कराया, आपने उसको 10,000 को क्या कर दिया, तो ये एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर है, तो ये नॉर्मल खर्चा है, होना चाहिए बिजनेस में। तो अब आप क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे, जिस ईयर में हुआ था, जिस ईयर में ये मिस्टेक हुई है, तो क्या करेंगे, लेस कर देंगे, क्या, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जो बार बार होते रहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, गलती से आपने उसको अपना बिजनेस का असेट मान लिया, जिस साल वो मिस्टेक हुई होगी उस साल इसको लेस करेंगे। मेरे केस में 10,000 की मिस्टेक हुई है, तो 10,000 आप क्या करेंगे, यहां पर से लेस कर देंगे, जिस साल मिस्टेक हुई होगी, 2003 में हुआ था, है ना। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, आपने कंप्यूटर परचेज कर लिए 2 लाख रुपए के लिए, पर आपने उसको क्या दिखा दिया है, इज शोन एज मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। क्या, फिर से सुनोगे, परचेज ऑफ कंप्यूटर्स वर्थ ₹2 लाख इज शोन एज मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। यानी भाई कंप्यूटर खरीद रहे हो, एक असेट तैयार हो रहा है तुम्हारा, वो तुम्हारा एक मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता है, यहां पर एक असेट तैयार हो रहा है, ये रिकरिंग खर्चा नहीं है, यहां पे एक फिर गलती हो रही है। क्या, इस समय एक असेट तैयार हो गया, आपने जो पैसे लगाए उससे असेट तैयार हुआ, तो अब आप क्या करेंगे, इसका रिवर्स करेंगे। क्या रिवर्सल होगा, आपको ऐड करना पड़ेगा, क्या करेंगे, गलती से आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, आपका खर्चा नहीं हुआ है बिजनेस का, रिकरिंग खर्चा नहीं है जो बार बार करते हैं, हर दिन आप कंप्यूटर तो ना परचेज करते हैं, तो ये एक तरह का असेट तैयार हो रहा है आपके, एक ऐसा असेट जो बार बार यूज करते रहेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर गलती से क्या कर दिया, रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया है। इस पैसे को आप क्या करेंगे, जिस भी ईयर में मिस्टेक हुई होगी, चाहे वो 1 में हुई हो, 2 में हो, 3 में हुई हो, उसमें आपको उसको क्या करना है, वापस ऐड करना है। ये खर्चा नहीं है। हाँ, अगर इस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, क्या आपने 2 लाख का कंप्यूटर खरीदा और इसको ट्रीट कर लिया एज अ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, तो पहली चीज है ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नहीं है, तो वापस क्या करेंगे, इस 2 लाख को ऐड कर देंगे जिस साल में हुआ था, और फिर उसके बाद से उस पर डेप्रिसिएशन अगर लगना होगा तो उसका डेप्रिसिएशन एज इट इज माइनस करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो देना पड़ेगा। अगर वो एक असेट माना आपने उसको, तो जब से आपने उसका असेट खरीदा है तब से आपको उसका डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, लॉजिक क्लियर हो रहा है। तो ये चीजों को ध्यान देना है। अब इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी, मतलब ये जो 2001 की बात करें, इसको सॉल्व कर लें, 2 और 3 की बात कर लें, अब जो प्रॉफिट्स आएंगे नीचे उनको हम कहते हैं क्या, करेक्टेड प्रॉफिट्स। मतलब वो प्रॉफिट जो आफ्टर ऑल ये जो मिस्टेक्स हुई है, पर ये पता कैसे चलेगा, मैंने कहा ना ये आपको क्या होंगे, अलग से पॉइंट्स दिए होंगे, ये वो पॉइंट्स होंगे जिससे पता चल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ एरर हुआ है। क्लियर है, ये एरर्स को करेक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको कहेंगे करेक्टेड प्रॉफिट। करेक्टेड प्रॉफिट से ही आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। यहां तक तो क्लियर है। चलो एक और पार्ट बताते हैं इसका, जिसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हाँ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इसी का ही पार्ट है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या नई चीज है, इसमें वेट्स दिए रहते हैं। वेट्स क्या होता है, ऐसा समझिए कि एक वैल्यू दी होती है, एक नंबर दिया होता है जो उसका इंपॉर्टेंस बताता है, बस उसी को कहते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है, मेरे एग्जांपल में समझेंगे कि आपको 2001 का प्रॉफिट दिया है, ठीक है, मैंने कहा 1 लाख, 2002 का प्रॉफिट दिया है फिर से 2 लाख, और 2003 का प्रॉफिट दिया हुआ है 4 लाख। क्लियर, और आपसे कह रहा है कि ईयर ऑफ परचेज दिया है ना, ईयर ऑफ परचेज दिया है 2 इयर्स, और आपसे कह रहा है वेट्स, आपको गिवन क्या दे रहा है, वेट्स दे रहा है, वेटेज दे रहा है, ठीक है, वेट्स दे रहा है 1:2:3। तो अब नई चीज क्या है इसके अंदर, प्रॉफिट भी है, वेट्स भी है, और आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रहा है। अब आपको क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या कोई नया चीज है, कोई बहुत टिपिकल चीज नहीं है, ठीक है, फॉर्मेट वही है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। बस आपको पहले क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट सही होने चाहिए। इसका मतलब है अगर प्रॉफिट करेक्टेड प्रॉफिट नहीं है, जैसे कि पीछे देखा था आपने, कुछ एरर हो गए थे, तो उस एरर को ठीक करने के बाद प्रॉफिट लेना है, करेक्टेड प्रॉफिट लेना है, वेट्स लेना है, और इसका प्रोडक्ट करना है। क्या चीज, इसका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट कैसे आएगा, इस एवरेज प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा। हमारे केस में पहले साल का प्रॉफिट है 1 लाख, वेट है 1, दूसरे साल का प्रॉफिट है 2 लाख, वेट है 2, और तीसरे साल का प्रॉफिट है 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपीज, और वेट है 3।
तो वेट आपको दिया रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वेटेज जिसे हम बोलते हैं वो दिया रहेगा। अब आप इसमें क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट कर दीजिए। तो 1 लाख इंटू 1 आपके पास पहले साल का प्रोडक्ट आ जाएगा 1 लाख, दूसरे साल का 2 लाख इंटू 2 प्रोडक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने में वैल्यू आएगी 4 लाख, और लास्ट ईयर में 4 लाख इंटू 3 तो आ जाएगा 12 लैक्स। सर इससे क्या होगा, इसको आप ऐड कर देंगे, इसे कहेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो 12 प्लस 4 16 प्लस 1 17, ये 17 लाख क्या है आपके पास, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये आप टोटल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, क्या टोटल प्रोडक्ट। तो आपके पास टोटल वेट भी आ गया, देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 टोटल वेट आ गया आपके पास 6। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ठीक है, जो प्रोडक्ट का टोटल आया वो ये रहा आपके पास, और जो वेट्स का टोटल आया वो ये रहा। तो अब इससे क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारे केस में आ जाएगा 17 लाख, हमारे पास टोटल ऑफ द प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय दी 6। और गुडविल कहां है, तो बस अब गुडविल का फॉर्मूला पुराना चलेगा, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज के लिए आपको परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा, बस आपको क्या ध्यान देना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, जो कि इस फॉर्मूले से निकल आएगा। मतलब जहां एवरेज प्रॉफिट निकालना था वहां पे बस वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, और वेट दिया होगा, बस प्रोडक्ट करके सॉल्व कर देना। जब हम बात करते हैं गुडविल की, तो ये एक फेम होती है, पॉपुलैरिटी होती है, जिसकी वजह से फर्म एक्सेस प्रॉफिट कमा पाती है। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में दो पार्ट हैं, पहला बात करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मैंने कहा इस चैप्टर में जो गुडविल हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें गुडविल मार्केट में बिकती है, शर्त है फर्म जब पूरी बिक रही होती है तो बिकती है। ठीक है, और पार्टनरशिप फर्म की जब बात करते हैं, तो पार्टनर्स गुडविल जब बेचते हैं, यस, या गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। हाँ भाई, उस समय जब कोई पार्टनर डेथ हो रहा होता है तो इनकी जरूरत पड़ती है। बात कर रहे थे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सर ये क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। हाँ, मैं आपको एग्जांपल देता जाऊंगा तब समझ आएगा। आपने एक बिजनेस किया है, और इस बिजनेस में अज्यूम करता हूं आपने कैपिटल लगाया है 2 लाख रुपया। हाँ, मेडिकल का बिजनेस है, क्या मेडिकल का बिजनेस है, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड नेट एसेट्स के बराबर होता है। मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आपने जो एक्चुअल पैसा बिजनेस में लगाया है वो 2 लाख लगाया है। ठीक है, और बिजनेस में रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है, बिजनेस में रेट ऑफ रिटर्न जिसको नॉर्मल रेट कहते हैं या जिसको रिटर्न परसेंट कहते हैं, वो है आपका 10% पर एनम, 10% पर एनम। आपके बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट रुपीज 30,000 है, मतलब आप हर साल 30,000 निकालते हैं। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, ये है गिवन डाटा आपको। अब आपको इसमें करना क्या है, मैंने कहा तुम्हारे बिजनेस में गुडविल है नहीं है ये कैसे पता चलेगा, तो यहां पर अब एवरेज प्रॉफिट तो दिया है। ठीक है, अब उस एवरेज प्रॉफिट को पाने के लिए हमें कितनी कैपिटल निकालनी होगी ये बताना है पहले। बात समझ में आ गई, क्या नया चीज है इसके अंदर, आपको एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना है। इसके लिए सबसे पहले करना पड़ेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इस लाइन का यह मतलब है कि इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको कितनी पूंजी लगानी पड़ती। ठीक है, अगर 30,000 कोई बिजनेसमैन कमाना चाहता है, 10% के प्रॉफिट से कमाना चाहता है, तो कितना पैसा निवेश करेगा, उसका नेट एसेट कितना होगा। क्लियर, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट परसेंट। फॉर्मूला से क्या निकलेगी, इस फॉर्मूले से निकलेगी आपको इतने एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए, इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना कैपिटल लगेगा। हाँ, कितना लगेगा, और ये जो कैपिटल दी है ये है वो एक्चुअल कैपिटल जो आप लगा रहे हैं। हाँ, मैं इसका आगे लिख देता हूं, एक्चुअल आपने कितना पैसा लगाया है, इसी में कंपैरिजन करना है। अगर आपकी जो कैपिटलाइज वैल्यू आ रही है वो ज्यादा आ रही है, मतलब जो एवरेज प्रॉफिट हम कमा रहे हैं उसको कमाने में बहुत पैसा लग रहा है, आपके एक्चुअल कैपिटल से ज्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी गुडविल है मार्केट में। क्लियर है, सो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, सो गुडविल इज इक्वल टू ये जो कैपिटलाइज वैल्यू आई, क्या ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई आपकी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी जो आपके आया, माइनस इसमें से कर देंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। आप इसको नेट एसेट भी बोल सकते हैं। सर ये कैसे निकलता है, मैंने कहा यूजुअली कैपिटल एम्प्लॉयड दी रहती है क्वेश्चन में, नहीं दिया होगा तो मैंने कहा पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर दो। क्या पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर दीजिए, उनके करंट कैपिटल्स को ऐड कर दीजिए। हाँ, अगर डेबिट बैलेंस है तो माइनस करिएगा, डेबिट बैलेंस नेगेटिव कैपिटल होती है, मतलब उसको एक तरह से समझे ड्राइंग है वो। ठीक है, तो जितना क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल ऐड कर दीजिए, ठीक है, और डेबिट बैलेंस होगा कैपिटल का तो माइनस करेंगे और ऐड कर देंगे सारे रिजर्व्स, आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। या दूसरा फॉर्मूला है टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म माइनस ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो भी आपका नेट एसेट्स आ जाएगा। नेट एसेट मतलब आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट्स। तो अब आपके पास सेकंड फॉर्मूला मैंने दे दिया इसका, हाँ,
अब आप कहेंगे सर एवरेज प्रॉफिट, तो आपको तो एवरेज प्रॉफिट तो गिवन ही होता है ना, और नहीं तो आपको एवरेज प्रॉफिट का तो फॉर्मूला आता ही है, सम ऑफ प्रॉफिट्स, अगर लॉसेज हैं तो माइनस लॉसेज होल अपॉन दी नंबर ऑफ ईयर्स, काम खत्म, आपका एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। अरे सर इतना बहुत आसान लग रहा है, बुक में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया था, क्या कहते हो, बुक से कर रहे थे तो बड़े हैरान परेशान हो रहे थे ना। हाँ इसीलिए मैंने कहा ना, आपके जो सर हैं गूगल सर हैं, वो आपके लिए कंसेप्ट बहुत सिंपल लैंग्वेज में ला रहे हैं। मेरी कोशिश यही है कि मेरे मेगा स्टार्स आप लोगों को यह टॉपिक सिंपल भाषा में समझना है। मैं इसको इसीलिए आपके एग्जांपल से कोरिलेट कर रहा हूं। अब आप देखिए इसको हम लोग इसमें अप्लाई करके देखेंगे। गिवन क्या है इसमें, मैंने कहा एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नहीं दिया होगा तो हमें निकालना आता ही एवरेज प्रॉफिट। हाँ एवरेज प्रॉफिट रेट परसेंट हमेशा गिवन होगा, और कैपिटल इंप्लॉयड भी दी होगी, नई कैपिटल इंप्लॉयड दी होगी तो आप कैपिटल इंप्लॉयड निकाल देंगे। मैंने फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस कर लिए। आइए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। हमें निकालना है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी। इस एपी को कमाने के लिए कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, तो लगा दें यहां पर, क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय रेट परसेंट, आपके पास निकल आएगा 3 लाख रुपीज। ये है आपका जवाब। मतलब आपको इस 30,000 के प्रॉफिट को कमाने के लिए 3 लाख रुपया क्या करना पड़ेगा, इंप्लॉयड करना पड़ेगा। हो गया ये, ठीक है, ये है आपकी कैपिटलाइज वैल्यू। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। क्या फॉर्मूला है, ये जो आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई, ये जो आपने कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली है, इस कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से, इस कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से आपकी एक्चुअल कैपिटल कितनी लग रही है। हाँ आपकी एक्चुअल कैपिटल कितनी लग रही है, 2 लाख लग रही है। तो मतलब आप पैसा कम लगा रहे हैं और ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, यही मतलब आया ना। तो ज्यादा क्यों कमा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में तुम्हारी गुडविल है, तो इसलिए माइनस कर देंगे 2 लाख और आपके पास आंसर आ जाएगा ₹1 लाख। ये है आपकी गुडविल। भाई गुडविल की वजह से ही तो प्रॉफिट कमाता है कोई बिजनेसमैन। मार्केट में आपकी अच्छी रेपुटेशन है, आप सस्टेन्ड प्रॉफिट कमा रहे हैं, लगातार अच्छे प्रॉफिट कमा रहे हैं, गुडविल है। ठीक है, आशा करता हूं ये मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट में बताइए कि आप क्या चाहते हैं और कौन से टॉपिक्स में एक्सप्लेन करूं, डिटेल में वीडियो बनाऊं। और इन फॉर्मुलेस के लिए टेंशन मत लीजिए, मैं ये स्क्रीन आपको शेयर कर दूंगा। सो बाय, टेक केयर। गुडविल गुड नेम है, रेपुटेशन है, जो बिजनेस ने, जो फर्म ने ओन की है, और ये मार्केट में बिकती है। हाँ तो कैसे कैलकुलेट करें गुडविल का वैल्यू, इसके लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने डिस्कस कर लिया। बारी है आज सुपर प्रॉफिट मेथड की। तो जैसे हम सुपर की बात करते हैं, मतलब वो प्रॉफिट जो नॉर्मल से ऊपर होता है, बस उसे कहते हैं सुपर, एक्सेस प्रॉफिट। एक ऐसा प्रॉफिट जो फर्म कमाती है क्योंकि उसके पास क्या है, गुडविल है। ठीक है, अब बात करेंगे सुपर प्रॉफिट को, तो एक एग्जांपल से समझाएंगे। इमेजिन करो कि तुम्हारी एक मेडिकल की शॉप है। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया मेडिकल शॉप का, एग्जांपल है। ठीक है, आपने इस मेडिकल शॉप को शुरू किया, इन्वेस्टमेंट लगाई, और आपका इन्वेस्टमेंट लगा 2 लाख रुपीज। ठीक है, यह है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, कितना, 2 लाख रुपीज। और भी कोई व्यक्ति इस मार्केट में जहां पे तुमने ये मेडिकल शॉप खोली है, एग्जांपल है, जहां पे तुमने मेडिकल शॉप खोली है, अगर वहां बिजनेस करता है तो इन्वेस्टमेंट जो भी कर ले, ये उसका क्या है, इन्वेस्टमेंट है। हम कह सकते हैं इसको कैपिटल इंप्लॉयड। ठीक है, जिसको आम भाषा में बोले पूंजी लगाना, क्या है, पैसा बिजनेस में लगाना, इन्वेस्टमेंट करना। तो 2 लाख रुपया तुमने इन्वेस्टमेंट लगाया, मैंने कहा इसी मार्केट में कोई भी और तुम नहीं, कोई और भी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको रिटर्न फिक्स है, इसमें रेट ऑफ रिटर्न ये फिक्स है, अर्थात इस मार्केट में 10% का रिटर्न फिक्स है। मतलब अगर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया तो भी 10% ही कमाएगा अपनी कैपिटल का, बी ने तो भी 10% कमाएगा, डिपेंड करेगा उसकी कैपिटल कितनी है। तो आपकी कैपिटल है 2 लाख रुपया और आपका रिटर्न कितना है, 10% है। ठीक है, मतलब अगर आपने बिजनेस शुरू किया तो 10% तो कमाओगे, ये वहां का नॉर्मल है, मतलब उस जगह का, उस कारोबार का। ये होता है ना, हर बिजनेस में कुछ प्रॉफिट फिक्स होता है, इतना प्रॉफिट तो आना ही आता होता है। तो 10% का इसका क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, आपका बिजनेस कितना, इसे हम कहते हैं एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट एक्चुअली में कमा रहा है, तो तुम्हारा आ रहा है 30,000 रुपीज। ठीक, ये हो गया गिवन इंफॉर्मेशन। तो इसमें सुपर प्रॉफिट क्या है, कैसे निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप है कि आपको निकालना होगा नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप यहां से शुरू हो रहा है, तो पहला स्टेप होगा आपको निकालना होगा नॉर्मल प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट होता है, मैंने बताया हर बिजनेस में कुछ अज्यूम्ड प्रॉफिट होता है, जो जिसके लिए आदमी बिजनेस कर रहा है। भाई आप कोई भी रिस्क क्यों उठाओगे, किसी सर्टेन प्रॉफिट के लिए उठाओगे। तो ऐसा हर लाइन में है। मैंने एग्जांपल जानबूझ का मेडिकल का एग्जांपल दिया, तो मेडिकल के बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10%। अब वो वहां ए नाम का व्यक्ति बिजनेस करे, बी करे, सी करे, 10% तो वो कमा लेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, रेट परसेंट, जो कि गिवन होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहता है, इनटू कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल इंप्लॉयड। अब कैपिटल इंप्लॉयड बोले या कैपिटल इन्वेस्टेड बोले, दोनों मतलब एक ही है। ठीक है, ये है पहला फॉर्मूला, आपका पहला स्टेप, आपको ये निकालना होगा। दूसरा स्टेप होगा, हो सकता है आपको कैपिटल इंप्लॉयड ना दिया हो, तो कैपिटल इंप्लॉयड या इन्वेस्टेड, जिसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा
टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, अगर पार्टनर 2 3 4 जितने भी बस सारे पार्टनर्स की टोटल कैपिटल कर दो, टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, और जितने भी रिजर्व एंड सरप्लसेस है सब पार्टनर की कैपिटल में ऐड हो जाएंगे तो भी बन जाएगा। और या तो एक और फॉर्मूला देता हूं इसका, कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला देता हूं, या तो ये फॉर्मूला हो सकता है टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। हाँ, मैं आउटसाइड मतलब वो लायबिलिटीज जो हमको बाहरी व्यक्तियों को देनी होती है। अब आपके क्रेडिटर्स है, आपका बैंक लोन हो गया, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, वो आपके आउटसाइड एसेट, टोटल एसेट से माइनस निकल आएगा क्या, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये दो फॉर्मूले आपको बेसिकली आने चाहिए। याद रखिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड दे भी सकता है, दे देगा तो डायरेक्टली लगा दीजिएगा, सीधे नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए, रेट परसेंट इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये तो दो स्टेप हो गया। तीसरा और आखिरी स्टेप है, आपको गुडविल का फॉर्मूला लगाना है। तो इस बार गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट माइनस माइनस क्यों कहा, हाँ, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये है फॉर्मूला ऑफ गुडविल। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसमें जो सुपर प्रॉफिट है वो कहां आया? सुपर प्रॉफिट बताते हैं, टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ जब करोगे, हाँ मेरे मेगा स्टार्स, आप बिना प्रेशर के करोगे और आपको चैप्टर का टॉपिक कनेक्ट करेगा। हाँ, तुम्हें रियल लाइफ से कनेक्ट करता हुआ समझ आएगा, फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अब रटना नहीं है, कंसेप्ट को समझना है। और आपके तरुण सर आपके लिए जो टॉपिक लाते हैं वो रियल लाइफ से कनेक्ट करके लाते हैं। चलिए, बात कर रहा था कि सुपर प्रॉफिट सर कैसे निकलेगा, यहां तो कोई फॉर्मूला नहीं दिया है, तो मैंने कहा एक फॉर्मूला आपको सुपर प्रॉफिट का भी आना चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट, हाँ, जो कि टॉपिक ही जिसपे हमारा टॉपिक ही है, वो सुपर प्रॉफिट निकालना आपको आना चाहिए। मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए कि सुपर प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, जो कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, ठीक है, जो कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा, पहले आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, पहले आपको ये सुपर प्रॉफिट निकालना है, तब आप गुडविल निकाल पाएंगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आओ इस फॉर्मूले को अब अप्लाई करके देखते हैं। हाँ, ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अब इस फॉर्मूले को पूरे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। हमारा क्वेश्चन भी सामने है स्क्रीन पर। हाँ, हो सकता है एक अज्यूम केस ये भी हो सकता है कि आपको एवरेज प्रॉफिट ही ना दिया हो। एवरेज प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो तुम कमा रहे हो। हाँ, फिर से आते हैं, वीडियो आराम से देखिए, समय कम है तो स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, पर पूरा देखिए। जब आप पूरा देखोगे मेरे मेगा स्टार्स, मैं सच कह रहा हूं, आपको इसके बाद इस टॉपिक को रटने की जरूरत, या कहते हैं ना, कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, आई प्रॉमिस। तो क्या कह रहा था कि तुम्हारे पास एक मेडिकल शॉप है। हाँ, तुम्हारे पास एक मेडिकल शॉप है, तुमने उसमें 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, उसके एसेट्स खरीदे हैं, 2 लाख रुपए का एसेट्स लगा दिया है, या तुम्हारे साथ जो पार्टनर्स है मिल करके उन्होंने 2 लाख रुपए लगाया, तो इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। ठीक है, दिया होगा क्वेश्चन में। फिर मैंने कहा इस बिजनेस में रिटर्न कितना है, रिटर्न फिक्स है 10% है, तो ये वो रिटर्न है जो सबको मिलता है। अब वहां तुम कर रहे हो या मैंने कहा कोई और कर रहा है, रिटर्न तो फिक्स है, वहां पे 10% रिटर्न इस मार्केट में मिलता है। ठीक है, इसी रिटर्न को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, रेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। अब इससे हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया मेरा, कैसे? हमारे केस में रेट परसेंट है 10%, ये रहा, और हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है कितना, 2 लाख रुपीस। तो इससे हमारे पास आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास आ गया 20,000 रुपीस का प्रॉफिट आ गया। या क्लियर हो गया? प्रॉफिट क्लियर हो गया, हमारे पास प्रॉफिट आ चुका है। अब नॉर्मल प्रॉफिट है मेरे पास, स्टेप 1 हो गया हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। इसमें मैंने कहा आपको एवरेज प्रॉफिट दे दिया है क्वेश्चन में, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड आपने मेरा वीडियो देखा होगा, सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, निकल आएगा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिएगा, तो एवरेज प्रॉफिट है आपके पास। अब आप लगाएंगे सीधे फॉर्मूला किसका, सुपर प्रॉफिट का। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है, हाँ, इट इज अ प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, जिसे एक्सेस प्रॉफिट कहते हैं। फॉर्मूला क्या लग जाएगा मेरे केस में, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेरे पास गिवन है, ठीक है, जो कि फर्म का प्रॉफिट है। तुम कितना कमा रहे हो, हाँ, तुम कितना कमा रहे हो इस बिजनेस में, तुमने 2 लाख रुपए लगाया और तुम इस बिजनेस में 30,000 रुपया हर साल कमा रहे हो। जबकि कोई और बिजनेस करता है, यही बिजनेस करता है, तो उसे 2 लाख रुपए 20,000 रुपए कमाई हो रही है। तो रिटर्न किसका है, और सारे बिजनेसेस का है। तो तुम ज्यादा कैसे कमा रहे हो, और क्यों कमा रहे हो ज्यादा? हाँ, तो जो ज्यादा कमा रहे हो वही तुम्हारा सुपर प्रॉफिट है। ज्यादा कितना कमा रहे हो, 10,000 रुपया तुम एक्स्ट्रा कमा रहे हो। 10,000 तुम्हारा क्या है, सुपर प्रॉफिट है ना? अब समझ आ गया है वो प्रॉफिट जो आपका बिजनेस अर्न कर रहा है, क्योंकि आपके बिजनेस की मार्केट में वैल्यू है, गुडविल है, रेप्यूटेशन है, तो इस प्रॉफिट को कह रहे हैं सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट आ गया, अब गुडविल का फॉर्मूला लगा देंगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में गिवन होता है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज मैं मान के चल रहा हूं, आपको दिया हुआ है 2 ईयर परचेज। हाँ, मेरे एग्जांपल है 2 ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट आपके पास है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड दिस विल गिव यू गुडविल। ठीक है, आपका गुडविल आ गया 20,000 रुपीज। बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन आता है इसका, आपको इसके लिए बहुत टेंशन लेनी, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होगा ना, आपके लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट बन जाएगा।
मतलब जब आपको फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर और 8 वाले नंबर जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उसका ये पार्ट बन जाएगा बेसिकली, जिसमें आपको पार्टनर्स की कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी, उसमें गुडविल की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? हाँ, वैसे शॉर्ट क्वेश्चन भी इसका बनता है। तो गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल की तो हम बात करते हैं रेप्यूटेशन की, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द गुड नेम की, और फर्म की गुडविल बिकती है। और कैपिटलाइजेशन शब्द जैसे ही वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि क्या कैपिटल हम लगाएंगे उस पर्टिकुलर गुडविल को पाने के लिए। अब कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने डिस्कस कर लिया है। आज का वीडियो जो है कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हमें इसमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालनी है। तो सुपर प्रॉफिट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, फिर से बता देता हूं व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, क्योंकि जब तक आपको सुपर प्रॉफिट नहीं होगा तब तक आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, पहले तो सुपर प्रॉफिट समझते हैं क्या है। जब हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट की, तो सुपर प्रॉफिट इज प्रॉफिट अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। इसको हम कह सकते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप बोलेंगे सर ये नॉर्मल प्रॉफिट, हाँ वो प्रॉफिट जो कोई भी फर्म किसी एक मार्केट में अर्न कर सकती है एट अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, वो प्रॉफिट होता है जो सारी फर्म्स कमा सकती है। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है रेट परसेंट इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम नेट एसेट्स के भी नाम से जानते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको आना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, फिर आप सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो फर्म नॉर्मल से ऊपर कमा रही है, इट इज अ प्रॉफिट एक्सेस ओवर दी नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट बात की है। ठीक है, तो अब सुपर प्रॉफिट आ गया आपके पास। अब सुपर प्रॉफिट आ गया तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब इतना सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। हाँ, इस गिवन सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें कितनी पूंजी लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 इनटू अपॉन रेट परसेंट। यही कैपिटलाइज्ड वैल्यू और सुपर प्रॉफिट इस फॉर्मूले से आ जाएगी, और यही हमारी गुडविल भी होगी। दिस विल बी इक्वल टू गुडविल। हाँ, सुपर प्रॉफिट की जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू होगी, अर्थात जो सुपर प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं, उसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू, उतना कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगती है, वही हमारी गुडविल होती है। एवरेज प्रॉफिट में ऐसा नहीं होता है। एवरेज प्रॉफिट में जब हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं तो उसमें से माइनस कर देते हैं एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। आइए अब इसमें आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। अज्यूम करते हैं कि आपका एक मेडिकल का बिजनेस है और आपने जो कैपिटल एम्प्लॉयड किया है, अर्थात नेट एसेट आपके पास जो लगा हुआ है, वो है 2 लाख रुपीस का। मतलब आपने बिजनेस में 2 लाख रुपए का अपना कैपिटल लगाया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस बिजनेस में है 10%। ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को करेगा, हाँ मैंने एग्जांपल दिया मेडिकल का बिजनेस, तो 10% तो कमा लेगा गिवन मार्केट में। मतलब आप करेंगे तो भी 10% होगा, कोई राम करेगा, रहीम करेगा, मोहन करेगा, 10%। ये है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये गिवन होगा। तो अब क्या खास बात है इसमें, आपकी प्रॉफिट कितनी है, जिसे हम कहते हैं एवरेज प्रॉफिट। तुम्हारा बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है इसमें, तुम्हारा बिजनेस इस बिजनेस में कमा रहा है 3 लाख रुपीस। ये है एवरेज प्रॉफिट, या वो प्रॉफिट जो तुम्हारा बिजनेस अर्न कर रहा है। ये किसके लिए है? ये सबके लिए। एनी बिजनेस, कोई भी फर्म अगर यहां पे बिजनेस करती है तो 10% के प्रॉफिट के हिसाब से पैसा कमा सकती है। तो इस प्रॉफिट को हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ये हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। हाँ, अभी तो मैंने फॉर्मूला दिया नॉर्मल प्रॉफिट का। क्या फॉर्मूला था? रेट परसेंट, दैट इज 10% इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड, और हमारे केस में कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख रुपीस। मतलब आपने अगर 2 लाख रुपया लगाया होता तो आपको 20,000 की कमाई हो जाती। ये रही आपका आंसर 20,000 रुपया। पर मैंने बताया ना कि हम कमा रहे हैं कितना, हम तो कमा रहे हैं 30,000, तो हमारा प्रॉफिट कितना है? 30,000। एक ज्यादा जीरो हो गया है। हाँ, हम कमा रहे हैं 30,000, तो इसका मतलब है हम इस नॉर्मल से ज्यादा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सुपर प्रॉफिट है और हमारी गुडविल है, तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमारे केस में सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000 रुपीस का। सिंपल है, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हम सुपर प्रॉफिट पा चुके हैं, तो अब मेरे लिए गुडविल भी आसान है। इसी का कैपिटलाइज्ड वैल्यू, अर्थात इस 10,000 को कमाने को, क्या इस 10,000 कमाने को हमें कितना कैपिटल लगता, अगर हमें पूंजी लगानी होती इस 10,000 को कमाने में तो कितना पैसा लगता, बस उसी को कहते हैं गुडविल। हमारे केस में बहुत आसान है, हम सीधे लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, जो कि मेरे केस में आया 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन रेट परसेंट। हाँ, मैंने फॉर्मूला लिख दिया था आपके लिए, यही फॉर्मूला है इस पार्ट को करने का। हमारे केस में आंसर आ चुका है 1 लाख रुपीस। तो ये 1 लाख रुपीस ही हमारा क्या है? गुडविल है। और या तो आप इसे कह सकते हैं कि यही हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट है। मैं सारे मेथड्स 1 बाय 1 आपको ये एक्सप्लेन कर दिया हूं। गुडविल का सारा कैलकुलेशन, हाँ, एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर तीसरा कैपिटलाइज्ड वैल्यू वैल्यूएशन मेथड में दोनों पार्ट, पहला पार्ट एवरेज प्रॉफिट और ये आखिरी पार्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब एक नए पार्टनर को फर्म में एंट्री देना। यूजुअली जब सारे पार्टनर्स, ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जब एग्री करते हैं, तभी एक नया पार्टनर
फर्म में आ सकता है, मतलब कि सारे पार्टनर्स की रजामंदी चाहिए। और अगर ऐसे समझे कि क्यों भाई नए पार्टनर की जरूरत क्यों है, हो सकता है फर्म में कैपिटल की जरूरत हो सकता है फर्म में जो काम है उसको डिवीजन करने की, वर्कलोड को शेयर करने की जरूरत हो। बट जब भी नया पार्टनर आएगा, एक बेसिक चीज दिमाग में आपको बैठानी है कि जो पहले के पार्टनर्स हैं, जिनको हम एग्जिस्टिंग या ओल्ड पार्टनर्स कहते हैं, उनको कुछ ना कुछ अपना हिस्सा त्यागना पड़ेगा। क्या? कुछ ना कुछ अपना हिस्सा त्यागना पड़ेगा यूजुअली, तभी नया पार्टनर आ सकता है। आइए इसी कंसेप्ट को समझते हैं। मैं आपको जो एग्जांपल्स दूंगा अभी, वो सारे एग्जांपल्स आपने कवर कर लिए, तो आपको इस चैप्टर का जो पहला बेसिक कंसेप्ट है, और वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज वेल एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। फिर से कह देता हूं, यही एग्जांपल्स पूरे बोर्ड में आएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, और ये बेसिक आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके बिना एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर संभव नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं, रेशियो समझते हैं। सबसे पहले अज्यूम करिए एक पार्टनरशिप फर्म है और इसमें दो पार्टनर हैं ए बी, ठीक है, चलिए तीन पार्टनर कर देते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म है ए बी सी और इसमें तीन पार्टनर्स हैं, ठीक, और आपको इसका गिवन रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। कह रहा है कि इसमें एक नया पार्टनर, एक न्यू पार्टनर एडमिट होना चाहता है, लेट्स नेम इट डी। तो फर्म डी नाम के पार्टनर को एडमिट करती है और डी को चाहिए 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। डी को चाहिए 1/6 शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। सारे पार्टनर्स एग्री कर जाते हैं, पार्टनर आ गया। अब इसमें कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें पार्टनर्स जो कि पहले से दिए हुए हैं, इन्हें हम एक्जिस्टिंग पार्टनर्स कहते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कहते हैं, तो ये जो रेशियो दिया है ये क्या है, तो ये है ओल्ड रेशियो, ठीक है। और ये 1/6 क्या है, जो डी नाम के नए पार्टनर को शेयर चाहिए फर्म से। क्लियर? यहां तक तो जानकारी दे दी है। अब इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन, क्या, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, किस बारे में, इज गिवन हाउ न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर। अगर नए पार्टनर अपना शेयर कैसे पा रहा है, 1/6 शेयर कैसे पा रहा है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि मेरे क्वेश्चन में, बस मैंने कहा इतना ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आपको तीन पार्टनर दिए, ए बी सी, तीन पार्टनर हैं, इनका शेयर दिया हुआ है 3:1, और एक नया पार्टनर है डी, जिसको 1/6 शेयर वो देने को तैयार है। बस, तो ये 1/6 कौन देगा, मैंने पहले ही बताया था ना, इस चैप्टर में आपको ये कंसेप्ट समझना होगा कि तुम एक पार्टनर हो और नए पार्टनर को तुम बुला रहे हो, तो नया पार्टनर तभी आएगा जब तुम अपना उसको शेयर दोगे। नहीं, एक एग्जांपल से बोलूं, चलो तुम और तुम्हारे दो दोस्त मिल करके एक केक खा रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तुम और तुम्हारे दोस्त मिल करके एक केक खा रहे हैं, जो भी केक का हिस्सा है तुम तीनों जन खा रहे हो। तुम्हारा एक नया दोस्त, तुम्हारा एक नया क्लासमेट तुम्हारा उसमें से हिस्सा लेना चाहता है, कह रहा है मुझे भी हिस्सा दो। अब बताइए कैसे हिस्सा दिया जाएगा, तो हिस्सा जब भी नए दोस्त को देना होगा तो आपको मिलकर देना होगा, या तो आप अकेले दे दीजिए या मिलके दीजिए। हर हाल में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको अपना शेयर क्या करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा, त्यागना पड़ेगा, तभी एक नया व्यक्ति आपका शेयर पा सकता है। बस यही चीज है इसमें भी। तो डी को 1/6 शेयर देना है, और ये इंफॉर्मेशन नहीं दी है क्वेश्चन में। क्या इंफॉर्मेशन चाहिए थी हमें, किसको 1/6 देगा, कौन, ए देगा, बी देगा, सी देगा, अरे कुछ तो बताओ, क्वेश्चन में इसके बारे में साइलेंट है। तो क्या करेंगे, हाँ तो क्या करेंगे, तो अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो ये करेंगे, क्या करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके पास, क्या करना है, स्टेप देखिए। सबसे पहला स्टेप है आपको फाइंड करना है, स्टेप वन यू हैव टू फाइंड, ठीक है। स्टेप 1 क्या फाइंड करना है, फाइंड रिमेनिंग शेयर या रिमेनिंग रेशियो। ये कहां लिखा है सर कि रिमेनिंग रेशियो निकालना है, मैंने कहा ना ये कहीं नहीं लिखा है, पर आप बिना रिमेनिंग शेयर या रिमेनिंग रेशियो निकाले नहीं काम कर पाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे, देखिए फ्रैक्शन है 1/6, तो फ्रैक्शन का टोटल होता है 1, क्या, हाँ अगर परसेंट में दिया होता, लेट्स से अज्यूम क्या होता है 10% दिया होता, तो मैं कहता 10/100 मतलब 1/10, तब भी फिर फ्रैक्शन का टोटल कितना हो जाता है 1। तो आपको सबसे स्टेप 1, पहला स्टेप क्या करना है, आपको पहला स्टेप आपको यही करना है कि आपको इसमें से रिमेनिंग शेयर निकालना। कैसे निकालेंगे रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6। डी को 1/6 दे रहे हैं, इसको 1 में से माइनस कर दो। 1 में से क्यों, मैंने कहा था फ्रैक्शन का टोटल क्या होता है 1 होता है, ठीक है, इसलिए 1 में से माइनस कर रहे हैं। तो 1 में से माइनस करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, हाँ इसकी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो अपने आप से 1 लगा दो, तो 1 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, सो 6 बन जा 6 माइनस 1 एलसीएम लेंगे, सो आपके पास बचेगा 5/6। यहां 6 कैसे आया, हाँ यहां 6 कैसे आया, क्योंकि 1 के टेबल में 6 कैसे आएगा, 1/6 जाएगा तो इसलिए ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 माइनस 1, सिंपल मैथ्स है। सो 5/6 हमारा क्या हो गया, रिमेनिंग शेयर या रिमेनिंग रेशियो। मतलब डी को 1/6 देने के बाद भी पार्टनर के पास कितना बच रहा होगा, क्योंकि नए पार्टनर को तो 1/6 देना है, किसको देना है ये नहीं बताया था, तो मैंने कहा तब आपको रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ता है या रिमेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। और स्टेप 2 क्या करना होता है, स्टेप 2 आपको करना होता है इसमें फाइंडिंग न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग शेयर,
या रिमेनिंग रेशियो, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब क्या करेंगे, तीनों का, तीनों मतलब हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका आपको नया शेयर निकालना पड़ेगा। तो ए का निकलेगा कैसे, ए का ओल्ड रेशियो कितना है, ए का ओल्ड रेशियो है 3/6, ये रहा, मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग शेयर 5/6। आपको कोशिश ये करनी है कि आप अभी वैल्यूज को कैंसिल आउट ना करें, जैसे कि हमारे केस में 3 5 जा 15 अपॉन 36। सिमिलरली बी का शेयर है 2/6, देख लीजिए 2/6 मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग शेयर 5/6, ये क्या आ जाएगा 10/36। सिमिलरली सी का शेयर आ जाएगा 1/6 इंटू 5/6। आपने देखा तीनों ओल्ड पार्टनर को, तीनों ही ओल्ड पार्टनर को हमने क्या कर दिया, ये फॉर्मूला लगा के न्यू रेशियो निकाल दिया। स्टेप नंबर 2 हो गया। जहां देखिएगा इसमें जो नया पार्टनर है उसमें ये रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उसका रेशियो तो ऑलरेडी न्यू है। अरे भाई डी तो नया पार्टनर है ही, तो 1/6 तो उसका शेयर है ही, उसको मतलब क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे रिमेनिंग शेयर से, क्योंकि वो तो 1/6 पा ही रहा है। तो इसका मतलब डी का शेयर 1/6 है, डी का शेयर ऑलरेडी 1/6 है, ठीक है। तो डी के शेयर को आप एज इट इज लिख देंगे 1/6। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो ध्यान से देखनी है, सुननी है, समझनी है, कि आपको कोशिश ये करनी है कि आपके डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। देखिए ए का डिनोमिनेटर 36 है, बी का डिनोमिनेटर 36 है, सी का डिनोमिनेटर 36 है, पर डी का डिनोमिनेटर, डी के जो डिनोमिनेटर में 1/6 है, इसको तो मैंने कहा ये फॉर्मूला लगाना नहीं है डी को, क्योंकि डी तो खुद ही नया पार्टनर है, तो ओल्ड रेशियो टू रिमेनिंग रेशियो नहीं करेंगे डी के लिए, बट डी का डिनोमिनेटर इक्वल टू 36 मुझे बनाना है, क्योंकि डिनोमिनेटर शुड रिमेन सेम, डिनोमिनेटर शुड रिमेन सेम, और इसके लिए 6 जा करना पड़ेगा। जैसे डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट बनाने के लिए। तो ये जो आपके पास आंसर आ रहा है यही आपका न्यू रेशियो है। सो इस तरह से आपके पास न्यू रेशियो आ गया, न्यू रेशियो हो गया 15:10:5:6। अब आपके पास ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है। अब आप कहेंगे सर इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालें, तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें नो इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि न्यू पार्टनर को उसका शेयर, उसका हिस्सा कौन दे रहा है, जैसे मेरे क्वेश्चन में नहीं दिया है कि 1/6 इसको कौन दे रहा है, नहीं बताया था मैंने ना, कहां दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिकम्स इक्वल टू क्या, उस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिकम्स इक्वल टू ओल्ड रेशियो। मतलब आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बिकम टू ओल्ड रेशियो व्हेन कब होगा, जब न्यू पार्टनर्स शेयर इज नॉट गिवन, न्यू पार्टनर शेयर है ना, हाउ ही गेट्स हिज शेयर इज नॉट गिवन, ठीक है। व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज नॉट गिवन, हाउ ही गेट्स इट, ठीक है। ये आप समझ जाइए, रूल है। सर इसको प्रूव करिए कि ओल्ड रेशियो जो है 3:2:1 वही मेरा सैक्रिफाइसिंग है। हाँ अब आ रहे हैं स्टेप नंबर 3 पे। तो स्टेप नंबर 3 आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 3 है आपको अब इसी को क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। और स्टेप 3 में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको अब आना चाहिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब आप कहेंगे सर ओल्ड में से न्यू क्यों माइनस कर रहे हैं, न्यू में से ओल्ड क्यों नहीं कर रहे सर, ये क्यों नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी पार्टनर्स अपना शेयर देंगे तो उनका शेयर घटेगा, बढ़ेगा तो है नहीं। इमेजिन करिए पार्टनर्स जो पहले थे ABC, अगर वो अपना कोई हिस्सा किसी को दे रहे हैं, अपना शेयर किसी को दे रहे हैं, तो उनका नया शेयर तो कम होगा। इसीलिए आप समझाया क्यों माइनस करते हैं, क्यों ओल्ड रेशियो माइनस न्यू करते हैं, न्यू में से ओल्ड क्यों नहीं माइनस करते हैं। याद रखिएगा, बिकॉज यूजुअली द ओल्ड पार्टनर्स शेयर गेट डिक्रीज्ड बिकॉज दे गिव अप, वो दे देते हैं, त्याग देते हैं, समझ आया। सो फॉर्मूला लग गया आपका, ठीक है। अब आपके पास फॉर्मूला आ गया ये वाला भी, अब आपको उसको करके मुझे दिखाना है। अब आपका ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सो ए का ओल्ड रेशियो आपके पास गिवन है 3/6, ए का न्यू रेशियो आपने यहां निकाला 15/36। अगेन सॉल्व करिए, एलसीएम हो जाएगा 6 और 36 का 36, सो 6 जा तो 3 × 6 दैट इज 18, क्यों 6 जा 36 बनता है ना, तो 6 को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 18 - 15, सो योर आंसर विल बी 3/36। सिमिलरली बी का भी निकालिए, जैसे आपने ए का निकाला वैसे बी का निकालिए। बी का ओल्ड रेशियो कितना है 2/6 माइनस इसका न्यू रेशियो, और बी का न्यू रेशियो यहां पे निकाला है आपने 10/36। अगेन एलसीएम विल रिमेन 36 और 6 2 जा 12 - 10, सो योर आंसर विल बी 2/36। तीसरे पार्टनर सी का भी सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे। हाँ डी का मत सैक्रिफाइसिंग निकाल देना, अरे डी तो खुद नया पार्टनर है ना, वो कहां सैक्रिफाइस कर रहा है, वो तो आ रहा है खुद। सैक्रिफाइस तो वो करते हैं जो पहले से पार्टनर हैं, ठीक है। सो हमारे केस में क्या हो जाएगा, सी का शेयर हो जाएगा, हाँ सी का शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, सी का न्यू ओल्ड रेशियो है 1/6, ये रहा सी का न्यू ओल्ड रेशियो 1/6 माइनस सी का नया रेशियो 5/36।
एलसीएम इसका भी ले लेंगे, इसका भी एलसीएम 36 आएगा, सो 6 माइनस 5, सो योर आंसर इज 1/36। अब आप देखिए आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया है, आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 3:2:1। क्या कहते हैं, आपने देखा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर आ गया। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज नॉट नोन कि हाउ ही गेट्स हिज शेयर। बात समझ आ गया, मतलब कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसको उसका शेयर कैसे मिल रहा है। देखिए कंसेप्ट समझिए, अगर आप मेगा स्टार हैं, आपको लगता है कि मुझे तो ये आता है सर, आप क्या बता रहे हैं, पर रिवीजन में तेरा क्या जाता है। क्यों, माना कि दुनिया में बहुत धोखा है, पर अच्छा करने से तुझे किसने रोका है। तो कीप डूइंग व्हाट यू नो एंड कीप हेल्पिंग अदर्स। एक लगता है मॉरल मैसेज दे दिया बाई चांस, बट आगे मैं आपको, आज मैंने पहले ही कहा था ये पूरा रेशियो एडमिशन ऑफ पार्टनर का बताऊंगा। तो ये था पहला एग्जांपल। आइए दूसरे एग्जांपल से आपको ले चलते हैं, इसी में से ही क्वेश्चन आएगा, आई अश्योर यू। यही टाइप के रेशियोज आपके पूरी बुक में दिए हुए हैं, इसी में से ही क्वेश्चन घूम घूम के बनेंगे। तो अब कंसेप्ट फिर से आते हैं, और अब पार्टनरशिप फर्म में आपके पास दो पार्टनर है, मैंने नाम लिया ए और बी, दो पार्टनर है, और इनके शेयर्स आपको गिवन है। ये है हमारे ओल्ड पार्टनर, मैंने दे दिया इसका ओल्ड शेयर दे दिया 7:5। ठीक है, एक नया पार्टनर सी आना चाहता है और उसे चाहिए 1/6 शेयर। क्लियर, यहां तक लिया है। अब इस बार जो है, ये जो नया पार्टनर आ रहा है जिसको 1/6 चाहिए शेयर इन प्रॉफिट, उसका इंफॉर्मेशन गिवन है कि इसे 1/6 कौन दे रहा है। तो यूजुअली जो इंफॉर्मेशन जो दी होती है यही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जो पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, जो पिछला वाला क्वेश्चन था, उसमें डी को 1/6 कौन दे रहा है ये नहीं बता रहा था। हाँ, बस बता रहा था कि नए पार्टनर को 1/6 शेयर चाहिए, बस क्वेश्चन में साइलेंट था कि हाउ डी गेट्स 1/6। पर अब जो मैं बता रहा हूं, क्लियरली बता रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा होगा कि सी गेट्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। क्या लिखा है, सी का शेयर जो कि 1/6 है वो बराबर बराबर मिल रहा है। तो दो पार्टनर है मतलब आधा आधा मिल रहा होगा। अगर यहां तीन पार्टनर होते, ए बी सी होता फॉर एग्जांपल, यहां तीन पार्टनर होते और यहां एक नया पार्टनर होता, तो मैं 1/3 1/3 1/3 तीनों को देता। तो यहां पर हमारे केस में क्या हो जाएगा, 1 × ½ by 1/6। तो ये 1/2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दो पार्टनर है, पार्टनर ए पार्टनर बी, और दोनों आधा आधा दे रहे हैं। कैसे पता चला, लिखा था कि सी अक्वायर्स या सी गेट्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। मैंने कहा एडिशनल इंफॉर्मेशन है इस बार कि नए पार्टनर को 1/6 कौन दे रहा है। तो 1/6 का हाफ करेंगे तो 1/12, इसे कौन दे रहा है, ए दे रहा है। अगेन सिमिलरली इसका हाफ जो कि 1/12 होगा वो उसे कौन दे रहा है, बी दे रहा है। तो ये जो दे रहे हैं ए और बी, वो क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो एक तरह से तुम्हें सैक्रिफाइसिंग तो मिल गया, यही इंफॉर्मेशन आपका सैक्रिफाइस है। सो योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ऑलरेडी गिवन। हाँ, 1:1 आपका भाई, 1/12 और 1/12 अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1:1। ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन है। क्लियर, अब आते हैं इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालना हो तो क्या करेंगे। तो इस बार न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ध्यान से सुनिए, आपको इस बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला हो जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आप ओरिजिनल सैक्रिफाइस कितना है, 1/12 1/12, यही माइनस करेंगे। तो हमारे केस में जो पार्टनर ए है उसका न्यू रेशियो निकालना है, तो पहले लेंगे ओल्ड रेशियो 7/5 माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो मैंने कहा सैक्रिफाइसिंग में एक्चुअल सैक्रिफाइस माइनस करेगा, 1/2 मत कर देना इसको देख करके। ठीक है, 1/2 नहीं करना, आपको क्या करना है, 1/12 करना है। एक्चुअल सैक्रिफाइस कितना है, ठीक है, तो एक्चुअल सैक्रिफाइस है 1/12। हाँ, मैंने 1/12 माइनस करना है। ठीक है, 7/12 माइनस 1/12, तो यू विल गेट 6/12। सिमिलरली पार्टनर बी का न्यू रेशियो हो जाएगा ओल्ड रेशियो 5/12, ये रहा 5/12 माइनस 1/12, सो इट विल बी 4/12। ध्यान दीजिएगा, सी में ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि सी खुद में एक नया पार्टनर है ना, सी में थोड़ा ना लगाएंगे न्यू रेशियो का फॉर्मूला, सी तो खुद ही नया पार्टनर है, तो सी के लिए फॉर्मूला नहीं लगेगा, सी के लिए नहीं लगेगा, ए बी के लिए लगेगा, याद रखिएगा। तो सी का फॉर्मूला क्या लगेगा, सी का शेयर उतार दीजिए, सी का शेयर कितना है 1/6, तो सी का शेयर लिख दीजिए 1/6। पर आपको क्या ध्यान देना है कि हमारे डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जैसे कि 12 डिनोमिनेटर दिख रहा है ए और बी का, तो सी का भी डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 12 ही होना चाहिए। तो 6 को 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो जैसे ही 6 को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ताकि फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाए, और इट विल बी 2/12। सो इस तरह से आपका नया शेयर, आपका न्यू रेशियो आ जाएगा 6:4:2। आप इसको ऐसे लिखेंगे 6:4:2, सिंप्लीफाई कर देंगे अगर हो रहा है, जैसे मेरे केस में तीनों ही क्या है, 2 के फैक्टर्स हैं, तो 2 3 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, सो दिस विल बी योर न्यू रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो आपने पहले ही निकाल दिया था। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर हो रही है। और सिर्फ देख रहे हो, हाँ, मेगा स्टार हो कि ये गलती कर रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं है। आप जानते ही हैं ओवर कॉन्फिडेंस से आपका नुकसान होता है। तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आता भी है
तो भी मेरे साथ लगाओ और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये सारे एग्जांपल्स कर लोगे तो पूरे एडमिशन के शेयर वाले, हाँ, रेशियो वाले क्वेश्चन तुम्हारे मुट्ठी में होंगे। आई प्रॉमिस यू। हाँ, इसके अलावा कोई टाइप नहीं आएगा, जितना मैं करा रहा हूं वही होगा। चलिए तीसरा एग्जांपल देता हूं आपको। इस बार क्वेश्चन देता हूं कि पार्टनर है दो, ए और बी, इनका शेयर है 7:3। एक नया पार्टनर सी आना चाहता है, ठीक है। सी को जो शेयर चाहिए, मैं इसको 7:5 ही कर दूं तो ज्यादा बेटर होगा। 7:5, ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका शेयर है 7:5। एक नया पार्टनर सी आना चाहता है और सी ने कह दिया है कि मुझे चाहिए शेयर 3/7। कितना शेयर चाहिए? 3/6 में एग्जांपल है, 3/6 चाहिए, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आ गई आपके पास। अब तक यहां तक की इंफॉर्मेशन है, ओल्ड रेशियो दे दिया, ठीक है, मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर का शेयर तो ओल्ड रेशियो हो गया और ये नया पार्टनर को 3/6 चाहिए। पर एक इंफॉर्मेशन और दी है कि सी अक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी। क्या लिखा है? सी अक्वायर्स, हो सकता है परचेज भी लिखा हो, चलेगा, अक्वायर्स या परचेज या टुक भी, ये सब वर्ड अलाउड है। सी टुक हिज शेयर, सी अक्वायर हिज शेयर, सी परचेज हिज शेयर, सबका मतलब सेम है। फ्रॉम ए एंड बी इन रेशियो ऑफ 2:1। अब आपको क्लियर कर दिया कि अब सी को इक्वली नहीं मिला है, सी का जो 3/6 है उसे इक्वली नहीं मिला है, बल्कि किस रेशियो में मिला है? 2:1। तो आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन फिर है। हाँ, मैंने कहा था कि नया पार्टनर किस तरह से अपना शेयर पा रहा है, किस तरह से उसको 3/6 मिला, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो 3/6 मिल रहा है कैसे? 2:1 के शेयर में मिल रहा है। मतलब आपको फिर से गिवन इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन की हाउ द न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर है। हर रेशियो 2:1। तो आप इसको क्या करेंगे? इसको ऐसे करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/6। इतना शेयर उसे ए दे रहा है, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/6। ये 2/3 कहां से आया? ए, 2:1 से। और 1/3 कहां से आया? ये 1 से, ठीक है। 2:1 मतलब 2/3 1/3। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास जो शेयर आएगा वो आएगा 2/6 और 1/6। इसका मतलब है 2/6 उसे ए दे रहा है, 1/6 उसे बी दे रहा है। तो ये आपका सेक्रीफाइस मिल गया, आपका सेक्रीफाइस आ गया 2:1। तो ये एक तरह से फिर से आपको जो इंफॉर्मेशन है वो सेक्रीफाइसिंग की है। तो जब आपको क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग से रिलेटेड, मतलब नए पार्टनर को जो उसका शेयर मिल रहा है, ये इंफॉर्मेशन जब मिल जाती है तब आपका काम फिर आसान हो जाता है। तब आपको क्या करना है? अब आपको करना है न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगाना है, और न्यू रेशियो का फॉर्मूला पीछे भी दिया था, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगेन मैंने कहा माइनस क्यों कर रहे हैं? माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पार्टनर अपना शेयर दे रहे हैं। जो पुराने पार्टनर हैं ए और बी, वो अपना शेयर दे रहे हैं, तो उनका शेयर घटेगा, सिंपल सी बात है, घटेगा तो माइनस, नया रेशियो कम आएगा ना, ठीक है। सो हमारे केस में क्या हो जाएगा? ए का न्यू रेशियो निकालेंगे तो ए का ओल्ड रेशियो अगेन फिर से क्या देखेंगे? 7/12। ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है? याद रखिएगा, आपको सेक्रीफाइस लेना है, ये एक्चुअल सेक्रीफाइस जो है नहीं है, ये रेशियो है, आपको एक्चुअल सेक्रीफाइस लेना है। और एक्चुअल सेक्रीफाइस कितना है? 2/6। बात समझ में आ रही है ना? कई बार बच्चे 2/3 ले लेते हैं, तो 2/3 मत लीजिएगा, 2/3 तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, और मैं कह रहा हूं क्या माइनस करना है आपको? एक्चुअल सेक्रीफाइस। क्लियर है? तो आप क्या माइनस करेंगे? 2/6 माइनस करेंगे, तो आपके पास एलसीएम हो जाएगा 12, क्योंकि 6 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 7 - 4 हो जाएगा, इन बैलेंस बचेगा 3/12। सिमिलरली बी का भी निकालेंगे, ओल्ड रेशियो है 5/12 माइनस 1/6, एलसीएम लेंगे, आपका एलसीएम होगा 12, अगेन आ जाएगा 5 - 2 बचेगा 3/12। आपने ध्यान दिया कि आपने ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो किया दोनों के केस में, बट जो पार्टनर सी है उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई मत करिएगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर सी तो खुद ही नया पार्टनर है ना भाई, उसमें न्यू रेशियो अप्लाई नहीं होगा। वो तो उसका शेयर जो उसका शेयर है 3/6, ये खुद ही क्या है? 3/6, तो वो खुद ही न्यू शेयर है। आपको इसके डिनोमिनेटर के बराबर लाना है, बस ये ध्यान देना है। नए पार्टनर का डिनोमिनेटर should be equal to the all other partners। अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो एलसीएम लेके ले आइए, जैसे कि मेरे केस में 6 2 जा कर देंगे तो 12 बन जाएगा, तो 3 2 जा बन जाएगा 6, तो आपके पास हो जाएगा 6/12। अब आप देखिए आपका न्यू रेशियो आ चुका है, न्यू रेशियो आपके पास आ गया है, क्या आ गया है? 3:3:6। हाँ, फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर दिया करिए। हाँ, 3:3:6, देखिए तीनों 3 के फैक्टर्स हैं, सिंप्लीफाई हो रहा है, तो आप करेंगे 1:1:2। ये है आपका न्यू रेशियो, तो आपके पास न्यू रेशियो भी आ गया है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। याद रखिएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझसे आप जब पूछेंगे मैं कहूंगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो ज्यादा। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर इज क्रेडिटेड टू द
ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसीलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, बात समझ आ रही है? आइए आपको एक और एग्जांपल बताते हैं। हाँ, मैं एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे, हाँ मेरे मेगा स्टार्स की, ये चैनल आपका चैनल है और इसमें हम एक्सक्लूसिव कंटेंट ला रहे हैं, आपके द्वारा पूछे गए कंटेंट ला रहे हैं कि आपने कहा था कि सर इस टॉपिक को लाइए, अकाउंटेंसी को डिटेल में लाइए, तभी मैं ला रहा हूं। और प्लीज बस इतना कर दो कि अगर समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आया है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स क्लासमेट को शेयर कर दो, ताकि मैं आपके लिए और बेहतरीन और मेहनत करके कंटेंट्स ला पाऊं। ठीक है, चलिए आगे। मैंने कहा टॉपिक खत्म करेंगे, जब तक पूरा रेशियो फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह से आपने देखा कि पार्टनर्स जो हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, वो अपना शेयर कुछ ना कुछ दे रहे हैं और तभी रेशियो बन रहा है। हो सकता है आपको एक ऐसा लैंग्वेज बने, देखिए आइए क्वेश्चन और दिखा रहे हैं कि पार्टनर ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है, इनका शेयर है 4:3। एक नया पार्टनर सी आता है और इसे चाहिए 20% प्रॉफिट। हाँ, सी को चाहिए 20% प्रॉफिट और वो क्लियरली कहता है कि सी जो है वो अपना प्रॉफिट जो है वो अक्वायर कर लेता है, परचेज कर लेता है, बाय कर लेता है, टेक कर लेता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, और वो किस रेशियो में टेक कर रहा है वो बता दे रहा है। तो पहले तो ये परसेंटेज में दिया है, यहां परेशानी है। और क्या कह रहा है, सी अक्वायर्स या टेक्स हिज शेयर, acquires his share from A and B in the ratio of 1:2। अब आपको कह रहा है क्लियरली कि C को जो उसका शेयर चाहिए वो A और B से चाहिए, 1:2 के शेयर में चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे समझिए, 20% का मतलब होता है 20/100। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/5। तो मतलब C का शेयर एक तरह से 1/5 है, फ्रैक्शन में आ गया, समस्या खत्म। अब इस शेयर को क्या करिए, इसको कन्वर्ट करिए ए और बी में। ए का शेयर कितना है इसमें, 1/3, 1/3 इंटू 1/5, मतलब 1/15 उसे ए दे रहा है। सिमिलरली बी का शेयर कितना है, 2/3, ये है ना 2, है ना, तो 2/3 इंटू 1/5 मतलब 2/15 उसे बी दे रहा है। तो ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है, अगेन आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो दे रहा है मतलब देना। ए और बी जो दे रहे हैं मतलब अपना हिस्सा दे रहे हैं, मतलब त्याग रहे हैं, मेरी भाषा में उसे सेक्रीफाइस कहेंगे। तो आपके पास फिर से सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ऑलरेडी गिवन, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाने की देरी है। आपको लगाना है न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और आप इस फॉर्मूले में पहले ए का न्यू रेशियो निकालिए, 4/7 माइनस ए का सेक्रीफाइस। याद रखिएगा ये सेक्रीफाइस नहीं लेना है, आपको एक्चुअल सेक्रीफाइस लेना है, और एक्चुअल सेक्रीफाइस कितना है, 1/15। सिमिलरली बी का शेयर है 3/7 माइनस 2/15। अब आप एलसीएम ले लीजिए, 7 इंटू 15 105, तो 15 4 जा 60 माइनस 7, यहां बचेगा 53/105। यहां पर आ जाएगा एलसीएम 105, 15 3 जा 45 माइनस 14, यहां बचेगा 31/105। एंड लास्ट, क्योंकि सी नया पार्टनर नहीं है तो सी में ये न्यू रेशियो का फॉर्मूला नहीं चलेगा। सी का शेयर है 1/5, बस आपको क्या करना है, इस 5 को डिनोमिनेटर के बराबर लाना है। ऑल दी पार्टनर्स के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तभी तो टू दी रेशियो सेम आएगा। ठीक है, तो हमारे केस में इंटू 15, हाँ सॉरी इंटू 21 कर देंगे, है ना, 15 इंटू 5 इंटू 21 कर देंगे तो 1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आपके पास आ गया अब तीनों का शेयर, ये है तीनों का न्यू शेयर, 53:21:31:21, ये है आपके पास न्यू रेशियो। अब आपको ले चलता हूं एक और क्वेश्चन को जो कई तरह से आपको परेशान करता है। हाँ, इस बार जो शेयर है वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हाँ, थोड़ी सी लैंग्वेज जो है मैं चेंज करूंगा, ट्विस्ट करूंगा, और आपको तब समझ आएगा। याद रखिएगा जब क्वेश्चन में सिर्फ फ्रॉम लिखा हो, क्या, जब क्वेश्चन में फ्रॉम लिखा है तो एज इट इज कर दीजिए, जब ऑफ लिखा है तो मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, ये ध्यान देना है। अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। 3 पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक, ए बी सी 3 पार्टनर है, इनका शेयर है 4:2:3। ठीक है, मैंने अपने मन से नंबर दे दिया। ठीक है, अब इन तीनों पार्टनर्स को सरेंडर करना, 3 पार्टनर को एक नया पार्टनर एडमिट करना है, मैंने शेयर चेंज कर दिया, 3:2:3। 3 पार्टनर है ए बी सी, एक नया पार्टनर आ रहा है डी। अब ये बता नहीं रहा है कि डी का शेयर कितना है। हाँ, डी का शेयर, नए पार्टनर का शेयर नोन नहीं है, बट ये नोन है कि डी को ए सरेंडर करता है। क्या लिखा है, गिवन है ए सरेंडर्स। हाँ, सरेंडर मतलब होता है अपना हिस्सा किसी को दे देना। तो देखिए लैंग्वेज बात तो एक ही हो गई, देना ए ने दिया तो डी ने पाया। ठीक है, इससे पहले बोला था कि नया पार्टनर अक्वायर कर रहा है, परचेज कर रहा है, टुक कर रहा है, यहां पे बोल रहा हूं कि ए दे रहा है, बात तो एक ही। तो ए सरेंडर कर रहा है, ये लिखा होगा ए सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, ये लैंग्वेज लिखी है। तो यहां पर डी को ए कितना दे रहा है ये हमें पता करना है। सिमिलरली क्या लिखा है, बी के बारे में क्या लिखा है, देखिए बी के बारे में लिखा है कि बी सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर।
और क्या लिखा है, सी के बारे में क्या लिखा है, सी 3 पार्टनर है ना, ए बी सी, तीनों अपना अपना हिस्सा क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं। और सी कितना दे रहा है डी को, सी सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। ये है आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन। अब कह रहा है फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो करिए, फाइंड न्यू रेशियो करिए। तो फिर से मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन में भी नए पार्टनर का शेयर तो नहीं मालूम है, बट हमें यह मालूम है कि नए पार्टनर को उसका शेयर कौन दे रहा है, मतलब कि इंफॉर्मेशन है। हाँ इंफॉर्मेशन है, व्हेन देयर इज इंफॉर्मेशन तो आपको उसको थोड़ा सा क्या करना है, समझना है कि क्या इंफॉर्मेशन है। तो ए ने कितना दिया, 1/3 ऑफ, तो ऑफ मतलब क्या बताया था, मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब ए कितना दे रहा है, 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो आपको ऐसे करना है, ए का शेयर देखिए कितना है, ए का शेयर है 3/8, आया 3/8, 3:2, 5 + 3 8। सो ए का शेयर कितना है, 5 बोला, ए का शेयर है 3/8 मल्टीप्लाई बाय 1/3। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, देखिए यहां पर लिखा हुआ है ऑफ हिज शेयर। मैंने भी थोड़ी देर बताया था ना कि जब ऐसा करके ऑफ करके दे तो आपको मल्टीप्लाई करके निकालना होता है। तो इसका मतलब हो गया ए दे रहा है 1/8, सिंप्लीफाई कर दिया। सिमिलरली बी को देखिए, बी क्या कर रहा है, बी का शेयर है 2/8 और 1/4 उसका दे रहा है। तो आप ऐसे करेंगे 2/8 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, सॉल्व करने पर आ जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, मतलब कि 1/16 उसे बी दे रहा है। हाँ बी सेक्रीफाइस कर रहा है। एंड सी कितना कर रहा है, देखिए 1/5। और सी को देखिए, सी कितना दे रहा है, सी दे रहा है पहले 3/8, ये है सी का शेयर, मल्टीप्लाइड बाय 1/5, आपके पास आएगा 3/40। आपने ध्यान दिया कि सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है। पहले का डिनोमिनेटर 8 है, दूसरे का डिनोमिनेटर 40 है, 16 है, और तीसरा का 40 है। कोई बात नहीं, हमने बताया था कि डिनोमिनेटर हमको सेम बनाना कंपलसरी है। डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे तो 8, 16 और 40 का एलसीएम ले लेंगे। आपका एलसीएम निकालना चाहिए, आप निकालेंगे एलसीएम 8, 16 और 40 का। किसका एलसीएम ऑफ 8, 16, 40 आएगा 80, चेक करके देखिएगा आएगा 80। ठीक है, अब 8 10 जा करेंगे तो 80 बन जाएगा, तो उसके ऊपर भी 10 से अप्लाई कर देंगे। सो 10/80 आ गया। 16 5 जा करेंगे तो ऊपर भी 5 से अप्लाई करेंगे, आ जाएगा 5/80। और 42 जा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 6/80। तो आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 10:5:6। अब इन तीनों को प्लस कर दीजिए, 10 + 5 15, 15 + 6 21, यही डी को मिल रहा होगा। हाँ भाई, तीनों जो मिलके दे रहे हैं 21/80 दे रहे हैं। प्लस करके देख लीजिए, 10 + 5 15, 10 ए दे रहा है, 5 बी दे रहा है और 6 सी दे रहा है। तीनों मिला के कितने हो गए, 10 + 5 15, 15 + 6 21। तो आपका डी का हिस्सा आ गया, मतलब डी का शेयर कितना आ रहा है, ये नहीं दिया था, हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। सो डी गेट्स 21/80th शेयर इन प्रॉफिट। पर अभी हमसे खत्म नहीं हुआ है, अभी आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया है, अभी आपको निकालना है फिर से न्यू रेशियो और फिर वही फॉर्मूला। जब आपको सैक्रिफाइसिंग मालूम चल चुका है तब आप न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगा दीजिए। सो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपको ध्यान देना है कि जब आप सैक्रिफाइस माइनस करेंगे तो ये एक्चुअल वाला सैक्रिफाइस माइनस करेंगे, ये वाला। ठीक है, ये वाला मत माइनस कर दीजिएगा, 10/21 नंबर कट जाएगा। एक्चुअल वैल्यू ये है आपके पास। बात समझ आ रही है क्या कहना चाहते हैं? सो हमारे केस में क्या हो जाएगा, ए का ओल्ड रेशियो है 3/8, ये रहा, माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 10/80, एलसीएम हो जाएगा 80। सो 8 10 जा तो 3 10 जा 30 माइनस 10, सो यू विल गेट 20/80। सिमिलरली बी का न्यू रेशियो निकालेंगे, 2/8 माइनस उसका सैक्रिफाइस है 5/80, एलसीएम इज 80, सो हो जाएगा 20 माइनस 5, आपके पास आएगा 15/80। सी का ओल्ड रेशियो है 3/8 माइनस सैक्रिफाइस 6/80, सो आपका एलसीएम हो जाएगा 80 और यहां हो जाएगा 30 माइनस 6, सो यूल गेट 24/80। आपने ध्यान देना है कि नया पार्टनर डी का शेयर तो ऑलरेडी दिया हुआ है 21 हाँ उसका शेयर दिया हुआ है 21 ये हमने निकाला था 21/80। सो डी का शेयर है 21/80। अब आपके पास तीनों के डिनोमिनेटर्स क्योंकि ऑलरेडी सेम है तो आपको जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने की। सो न्यू रेशियो आपके पास आ गया, 20:15:24:21। हाँ, अगर आपको लगे कि ये चारों वैल्यूज सिंप्लीफाई हो सकती हैं जैसे कि मेरे केस में हो रही हैं, आप देखिए इन चारों की वैल्यूज क्या हो रही है, सिंप्लीफाई हो रही है, नहीं हो रही है। अगर हो सकती, चारों का कोई कॉमन फैक्टर होता, मतलब चारों किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकते, तो डिवाइड करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना चाहिए था। हाँ, ये आपका क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा। तो आपने देखा कि नए पार्टनर का शेयर दिया ही नहीं था, हमें जो ओल्ड पार्टनर क्या सरेंडर कर रहे हैं, क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इससे निकालना पड़ गया। आइए एक और टाइप का क्वेश्चन करें,
मैंने कहा था मैं आपको हर टाइप के रेशियो बता दूंगा और एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर यहां तक आप देख रहे हैं तो प्लीज बचे हुए क्वेश्चंस देख लीजिए, इसके बाद कोई भी रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कोई भी आएगा, आप उसको ग्रैब कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। पार्टनर ए और बी है, हाँ फर्म के दो पार्टनर है ए और बी, वो नया पार्टनर सी एडमिट करते हैं और जो नया पार्टनर सी एडमिट करते हैं उसको 1/4 प्रॉफिट दे देते हैं, ठीक है, यहां तक गिवन है। अच्छा ये नहीं बताया कि ए और बी जो ओल्ड पार्टनर उनका शेयर क्या है। सो इफ इन अ क्वेश्चन देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द ओल्ड रेशियो तो इट इज अज्यूम टू बी इक्वल। तो क्या नहीं दिया था आपको, ओल्ड रेशियो दिया ही नहीं है, तो मैंने कहा क्या कर लेंगे आप, अज्यूम टू बी इक्वल। क्या दिया था, बस ये दिया था कि सी को हम 1/4 दे रहे हैं, फिर बाद में क्या लिखा था, इन फ्यूचर, क्या लिखा था लाइन, यहां लिखा था इन फ्यूचर ए एंड बी डिसाइड्स देयर रेशियो टू बी, वो फ्यूचर में चाहते हैं देयर रेशियो टू बी 2:1। ये है लैंग्वेज, मैंने आपको लैंग्वेज डिकोड कर देनी है बस, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ही तुम्हें परेशान करती है। कैलकुलेशन तो तुम कर लेते हो, सही कह रहा हूं ना, कैलकुलेशन तो आपको आती है, बस इसकी लैंग्वेज समझ में आती है, कब मल्टीप्लाई करना है, कब सिर्फ माइनस करना है। इसीलिए मैंने आपको जो लाइन लिखी थी, जब फ्रॉम लिखा हो तो डायरेक्टली माइनस कर दीजिए, जब ऑफ लिखा हो तो मल्टीप्लाई करके तब निकालिए। हमारे केस में फिर इंफॉर्मेशन दी है कि नए पार्टनर को 1/4 मिल रहा है, तो उसका शेयर क्या हो रहा है, तो इस केस में भी क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन इज नोन, पर नई चीज क्या है कि कह रहा है कि इन फ्यूचर मतलब ये होता है कि सी को देने के बाद, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले निकालेंगे आप रिमेनिंग शेयर या रिमेनिंग रेशियो, और वो कैसे निकालेंगे, 1 - 1/4। अगर सी को 1/4 देना है तो 1/4 को 1 से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया फ्रैक्शन कंट्रोल होता है 1, तो 4 - 1 दैट इज 3/4। यही है हमारा फ्यूचर, यही हमारा फ्यूचर है, यही हमारा रिमेनिंग है। सी को देने के बाद जो बचा वही मेरा फ्यूचर है, वही मेरा रिमेनिंग है। तो मैंने क्या निकाला, पहले रिमेनिंग शेयर निकाला। अब इस शेयर को 2:1 को ए और बी को रख लेना है, क्योंकि सी को तो 1/4 देंगे ही देंगे, वो दे दिया, तो बचा कितना, 3/4। अब इस 3/4 को ए और बी चाहते हैं 2:1 में, तो 2/3 इंटू 3/4 और 1/3 इंटू 3/4। हाँ ये बन गया 2/3, ये बन गया 1/3। इतना शेयर दैट इज 2 3 जा 6/12 मिला ए को, ये है न्यू रेशियो, और ये मिला बी को, बन गया कितना 3/12। तो आपको न्यू रेशियो पता चल गया, ठीक है, आपके पास न्यू रेशियो अब आ चुका है। न्यू रेशियो ऑफ ए बी और सी वो कैसे है, देखिए ए का शेयर है 6/12, बी का शेयर है 3/12 एंड सी का शेयर है 1/4। अब इस 4 को मल्टीप्लाई बाय 3 से कर देंगे, सो आपके पास आ जाएगा 3/12। हाँ डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, ये तो अब दिमाग में बैठ चुका होगा, है ना, हाँ इसीलिए कर दिया। तो आपके पास न्यू रेशियो आ गया 6:3:3। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2:1:1, क्योंकि ये तीनों पार्टनर्स में जो रेशियो है वो 3 के फैक्टर्स हैं। अब आपके पास न्यू रेशियो है, अब आपको निकालना है इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा सकते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। याद रखिएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में न्यू रेशियो क्योंकि छोटा हो जाता है, पार्टनर अपना शेयर दे देते हैं, घट जाता है उनका शेयर, इसीलिए माइनस करना पड़ता है न्यू रेशियो को। हमारे केस में ए का सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए ए का ओल्ड रेशियो ये रहा 1/2 माइनस न्यू रेशियो 2/4, एलसीएम हो जाएगा 4, सो यहाँ पे बचेगा 2 - 2 दैट इज 0। इसका मतलब ए सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है क्योंकि उसका शेयर आ रहा है 0, बट बी का देख लीजिए क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4, और ए का हो जाएगा 2 - 1 1/4। तो इसका मतलब है द एंटायर सैक्रिफाइस इज डन बाय ए। हाँ हो सकता है लैंग्वेज में भी ऐसा लिखा रहे, क्वेश्चन दे दे, ओल्ड रेशियो दे दे, नए पार्टनर का शेयर दे दे, और आपको बता दे कि हिज शेयर इज एंटायरली टेकन या सैक्रिफाइस्ड बाय ए, तो बस इसका मतलब है एक ही आदमी सैक्रिफाइस कर रहा है, क्या दिक्कत है। तो नया रेशियो निकाल तो और आसान हो गया, आपको तो सैक्रिफाइस एक ही से माइनस करना है, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, खत्म, न्यू आ जाएगा, बाकी सबका शेयर तो सेम रहेगा। ये भी हो सकता है, लैंग्वेज पकड़िए। एक और करता हूं, एक लास्ट करता हूं, फिर इसके बाद आपको दूंगा कि आप प्रैक्टिस करिए और आप बताइए। एक क्वेश्चन और करता हूं, एक लास्ट टाइप और है। हाँ प्लीज 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 साथ में अगर नोट कर रहे हो तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि रेशियो निकालना, खास करके न्यू रेशियो निकालना और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसके बाद तुमसे मिस्टेक नहीं होगी। आई अश्योर यू, आई गारंटी यू, इसके बाद नहीं होगी अगर सारा लगा दिया। ये आखिरी क्वेश्चन लगा दिया, 3 पार्टनर है ए बी और सी, ठीक है, चलो फिर से देखते हैं, ये लास्ट टाइप है, इसके अलावा कोई भी टाइप आपके बुक में नहीं है। 3 पार्टनर हैं ए बी सी, ठीक है, इन तीनों पार्टनर्स का शेयर मैंने दे दिया है। एक पार्टनर है इसमें डी, और डी क्या करता है, डी को चाहिए 1/4 शेयर, ठीक है, डी को चाहिए 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है, डी को चाहिए 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, क्लियर, यहां तक तो दे दिया। अब डी क्या करता है, डी अपना शेयर अलग अलग तरीकों से सबसे एक्वायर करता है, जैसे डी को बी सैक्रिफाइस करता है, बी सैक्रिफाइसेस, ध्यान से सुनिएगा,
1/4, बी सेक्रीफाइसेस करता है 1/4 की जगह कर देते हैं 1/20th, 1/20th। याद रखिएगा फ्रॉम डी को 1/4 टोटल देना है, ध्यान दीजिएगा, पर उसमें से 1/20th फ्रॉम उसे कौन देता है? फ्रॉम बी। ऑफ नहीं बोला, ऑफ नहीं बोला, फ्रॉम बोला। तो 1/20th उसे बी दे रहा है डी को। तो अब क्या बोल रहा है आगे? कह रहा है रेस्ट, बोल रहा है बाकी बचा हुआ शेयर कौन दे रहा है? रेस्ट ऑफ सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? रेस्ट ऑफ सेक्रीफाइस, रेस्ट ऑफ द शेयर, है ना, इज सेक्रीफाइस्ड बाय ए एंड सी इन द शेयर ऑफ 3:1, इन द शेयर ऑफ 3:1। मतलब बचा हुआ शेयर, मतलब बचा हुआ शेयर जो डी को चाहिए वो 3:1 के शेयर में कौन दे रहा है? बाकी ए बी के देने के बाद जितना बच जाएगा वो ए और सी दे रहे हैं। क्लियर? यहां तक क्वेश्चन क्लियर है? अब आइए इसको समझते हैं। अगेन मैंने कहा था इस क्वेश्चन में भी इंफॉर्मेशन आपके पास है। इंफॉर्मेशन किस बारे में है? कि डी को कौन कौन क्या क्या दे रहा है। पहले डी को 1/4 अगर बी दे रहा है तो रिमेनिंग क्या बना? बी शेयर, है ना, आफ्टर बी सेक्रीफाइस। बी की सेक्रीफाइस के बाद कितना बचा? 1/4। देखिए ध्यान से, 1/4 उसे कौन दे रहा था? 1/4 में से 1/20th बी दे रहा था, तो 1/4 माइनस 1/20 सॉल्व करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 20, सो 5, है ना, 4 5 जा तो 5 माइनस 1 दैट इज 4/20। ये है हमारा रिमेनिंग, ये है हमारा रेस्ट ऑफ द सेक्रीफाइस। जब बी ने 1/4 में से 1/20th दे दिया तो बचा कितना? अब डी को देना बचा है कितना? 4/20 इस रेस्ट ऑफ द सेक्रीफाइस। अब इसका किसका? अब इसमें से ए और बी का शेयर निकालना है। मतलब इसमें से ए ने कितना देना है? इसमें से ए ने देना है 3/4, तो 3/4 इंटू बचा हुआ शेयर 4/20। और सी ने कितना देना है इसमें से? सी कितना दे रहा है इसमें से? सी दे रहा है 1/4, तो 1/4 इंटू 4/20 उसे सी दे रहा है। यही तो लिखा था ना कि डी को 1/20th कौन दे रहा है? बी दे रहा है। तो मैंने कहा डी के शेयर में से 1/20th माइनस कर दो, बचा शेयर कितना? 4/20। ये 4/20 को ए और सी आपस में दे रहे हैं। तो अगर आपको सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 3/20 ए सेक्रीफाइस कर रहा है और 1/20 सी सेक्रीफाइस कर रहा है। आपको एक तरह से तीनों के सेक्रीफाइसेस का पता चल गया। हाँ, बी का तो सेक्रीफाइस दे ही दिया था 1/20, सी का भी निकाल दिया, ए का भी निकाल दिया। तो आपको एक तरह से सेक्रीफाइसिंग रेशियो तीनों का निकल गया। ए, बी और सी का सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस बताया 3/20, बी का सेक्रीफाइस बताया आपको 1/20 और सी का सेक्रीफाइस बताया 1/20। सो क्योंकि डिनोमिनेटर तीनों के बराबर है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, 3/20, 1/20, 1/20, 20 डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ चुका है। अब सेक्रीफाइसिंग आ गया है, अब आप न्यू रेशियो चारों का निकाल लीजिए। पहले ए का निकालेंगे 9/20 ओल्ड रेशियो है, माइनस सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस कितना है? 3/20। एलसीएम लेंगे तो 20 ही रह जाएगा, 9 माइनस 3 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा ए का, ये हो जाएगा ए का न्यू रेशियो। सिमिलरली बी का, यहां जगह कम है, बी का शेयर, बी का शेयर हो जाएगा, बी का ओल्ड शेयर है 6/20, ये रहा 6/20। बी ने सेक्रीफाइस किया है कितना? बी ने सेक्रीफाइस किया 1/20, ऊपर लिखा हुआ है 1/20। एलसीएम 20 ही रह जाएगा, 5/20 बी का न्यू रेशियो आ जाएगा। सिमिलरली सी का निकालेंगे 5/20 माइनस 1/20 आ जाएगा 4/20। डी का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, डी का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि डी तो नया पार्टनर है। हाँ भाई, डी तो सेक्रीफाइस तो ना कर रहा है, डी तो नया पार्टनर है ना। डी के लिए डायरेक्टली क्या करेंगे? डिनोमिनेटर बराबर बनाएंगे। डी का वैल्यू है 1/4, डी को चाहिए 1/4, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे ताकि डिनोमिनेटर आ जाए 20, तो 5/20 ये हो जाएगा डी का शेयर। तो आपने देखा आपके पास सबका न्यू रेशियो आ जाएगा 6:5:4:5, ये है आपका न्यू शेयर, न्यू रेशियो। तो ये सब टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे। अब हम समझने जा रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ, अगर मुझसे पूछेंगे सर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, तो मैं कहूंगा एक तरह का ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। मतलब फिर से वैल्यूएशन मतलब कीमत, तो एक बार फिर से कीमत अगर डिसाइड होगी तो पता चलेगा कि हमारे एसेट्स बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। सर ऐसा क्यों होता है कि कीमत फिर से डिसाइड होगी? देखिए, जब पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी तो उस समय जो बिल्डिंग, लैंड, क्रेडिटर्स, तो जितने भी एसेट लायबिलिटीज थे उसकी कुछ वैल्यू रही होगी। आज जब नया पार्टनर फर्म में एंटर कर रहा है, जब आज नया पार्टनर आ रहा है
तो आज के दिन उस बिल्डिंग की, उस लैंड की, उस क्रेडिटर्स की वैल्यू तो चेंज हो चुकी होगी। तो उस चेंज वैल्यू का क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर, इसको शो करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। नई कीमत के आधार पर हमारे फर्म को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, इसको बताता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसको रिकॉर्ड करते हैं। याद रखिएगा, नई वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करते हैं, चेंज इन द वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या हो सकता है, मेरी भाषा में तो कह सकते हैं, अगर डेबिट में कोई वैल्यू आ रही है तो तभी लिख सकते हैं डेबिट में जब आपका नुकसान हो रहा हो। याद रखिएगा, आपको फर्म बन के सोचना है, मतलब डेबिट ऑल लॉसेस, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है भाई। रीवैल्यूएशन अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट होता है। और क्रेडिट साइड में तब लिखेंगे उस अमाउंट को जब फर्म का फायदा हो रहा हो, जब फर्म का फायदा, हाँ मैं यह लिख रहा हूं, फायदा हो रहा है। अब आइए, कब कब फर्म का नुकसान, कब कब फर्म का फायदा हो सकता है। अगर हमारे फर्म के लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही हो तो अज्यूम करते हैं पहले क्रेडिटर्स जो थे वो 10,000 रुपए के थे और अब एडमिशन के टाइम पे क्रेडिटर्स की वैल्यू 12,000 रुपए हो गई है। क्या पता चलता है कि हमारे क्रेडिटर्स की वैल्यू 2,000 से बढ़ रही है, तो हम कितनी वैल्यू लिखेंगे, सिर्फ 2,000। नई वैल्यू नहीं लिखना है, प्लीज रिमेंबर, हमें जो इंपैक्ट पड़ रहा है, जो राइज या फॉल हो रहा है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, उसको लिखना है। तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो फर्म का नुकसान होगा, इसीलिए डेबिट। और अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो फर्म का फिर से नुकसान होगा, इसीलिए डेबिट। या कोई नई लायबिलिटी मुझे पता चल गई है, कोई लायबिलिटी थी जो पहले थी नहीं थी और आज वो नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, तो कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, कोई अननोन लायबिलिटी है। क्या चीज, कोई अननोन लायबिलिटी है, तो भी आप उसको यहीं लिखेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। और असेट साइड में क्या आएगा, असेट साइड में ठीक उल्टा होने वाला है। अगर कोई क्रेडिट मतलब फायदे वाली साइड, हाँ फायदे वाली साइड में क्या क्या आ सकता है, इसका ठीक उल्टा होने वाला है। अगर आपके फर्म की लायबिलिटीज घट गई है, मतलब फर्म को फायदा हो रहा है, तो फायदे को क्रेडिट में लिखेंगे। सिमिलरली फर्म के असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, पहले जो लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख की थी, अब वो बिल्डिंग 2.5 लाख की हो गई है, तो 50,000 ही इंक्रीज हुआ, तो आप लिखाएंगे असेट साइड के इंक्रीज को कहां। याद रखिएगा, आपको नई वैल्यू नहीं लिखनी है, आपको जितना इंक्रीज या जितना डिक्रीज हो रहा है, मतलब फायदा या नुकसान, उतनी वैल्यू को लिखना है। तो बाय असेट्स जितना इंक्रीज हुआ वो लिख देंगे। एंड लास्ट, अगर कोई असेट्स जो पहले रिकॉर्ड नहीं थे, पहले वो रिकॉर्डेड नहीं थे और अब पता चला कि हमारे पास तो ये भी असेट है, तो अब पता चला मतलब फायदा हुआ, क्योंकि तो मैंने एसेट डिस्कवर हो गया, तो इसको कहां लिखेंगे, इसको भी फायदा मानते हुए कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो सारे फायदे, सारे इनकम्स क्रेडिट, सारे नुकसान, सारे लॉसेस डेबिट। तो इनकेस हमारे क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट की वैल्यू ज्यादा है इस डेबिट के टोटल से, तो हमको इसे कहेंगे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, इसे कहेंगे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में, किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में। यहां पर प्रॉफिट सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, याद रखिएगा, ओल्ड पार्टनर्स को, और ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ओल्ड रेशियो नहीं दिया होगा तो, अरे भाई 1:1 कर देना ना, क्लियर। हाँ, यहां पे वैल्यू आ गई तो हो सकता है आपके डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हुआ, तो ये वाले साइड का टोटल ज्यादा हुआ और यहां कम पड़ गया टोटल, तो अगर बैलेंस इस साइड बच रहा है, मतलब कि बैलेंस क्रेडिट साइड बच रहा है, तो आपका रीवैल्यूएशन लॉस हो रहा है। और यही प्रोसेस इसमें भी करेंगे, ए, बी और सी, इनमें ये लॉसेस ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। याद रखिएगा, नए पार्टनर पर इसका कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये असेट और लायबिलिटीज ओल्ड फर्म की है, बिफोर दी एडमिशन है, इसीलिए ये पैसा सिर्फ किसको जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा, इसीलिए ओल्ड रेशियो। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। देखिए, आपको शब्द अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। अगर कभी लिखा हो दी वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इंक्रीज बाय 10,000, तो जब बाय लिख देता है, हाँ ये लैंग्वेज आती है कभी कभी, ये लैंग्वेज तुम्हें परेशान भी करती है कभी कभी, क्योंकि मीनिंग तो पता चल गया है पर तुम उसकी लैंग्वेज डिकोड नहीं कर पाते हो, इसलिए बता रहा हूं। अगर लिखा है द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इंक्रीज बाय, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय, ये जब बाय लिखा होता है तो बाय जो लिखा होता है उसमें सेम अमाउंट लिख देते हैं। बाय जब लिखा होता है, बाय का मतलब होता है से, और से में क्या करते हैं, सेम अमाउंट लिख देते हैं। तो स्टॉक है, स्टॉक तुम्हारा असेट है और असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो तुम फायदे में लिख दोगे, और वही जितना लिखोगे जितना बाय से लिखा है। बट यही सेंटेंस फिर से सुनो, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इंक्रीज्ड टू अमाउंट दे दिया 10,000, इंक्रीज टू लगा दिया, ये टू लगाने का मतलब होता है तक, टू लगाने का मतलब होता है इस अमाउंट तक। जब यहां टू लगा देगा, जब यहां टू लिख देगा तो इसका मतलब होगा तक, टू मतलब होता है तक, और तक में क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास ओल्ड स्टॉक जो बैलेंस शीट में दिया उसकी वैल्यू कितनी है और ये वैल्यू कितनी कह रहा है। जितना वैल्यू डिफरेंस आ रहा है उसको लिखेंगे, क्योंकि फायदा हो रहा है, लिखा है इंक्रीज हो रहा है, असेट की वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पर यहां नया शब्द क्या है, इंक्रीज्ड टू। ठीक है, तो इस केस में डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस वाले अमाउंट को फायदा हो रहा है इसलिए उस डिफरेंस को लिखेंगे। बात समझ आ गई है, बाय और टू में अंतर समझ में आ गया। लैंग्वेज डिकोड करना आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कर लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब आपको
बताने चल रहे हैं कि आपको इसके बाद बनाना क्या है। इसके बाद आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, तो बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने से पहले आपके माइंड में ये चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए कि जो क्रेडिट साइड है, ये जो हम क्रेडिट साइड बना रहे हैं, इसमें पार्टनर्स को पैसा मिलता है, इसमें पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है। यहां अगर लिखा, यहां पे अगर कोई नाम या अमाउंट लिखा तो इसका मतलब है पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है, क्योंकि कैपिटल इज अ लायबिलिटी। हाँ, इंटरनल लायबिलिटी पर लायबिलिटी है। जबकि डेबिट साइड में अगर अमाउंट लिखेंगे तो इसका मतलब है हम पार्टनर्स की कैपिटल को घटा रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। समझ में आ गया बात समझ आ गई है? तो डेबिट साइड में क्या हो रहा है, पार्टनर की कैपिटल घट रही है, माइनस हो रही है, यहां उसकी कैपिटल से पैसा जा रहा है, ऐसा समझिए। तो स्टार्टिंग कहां से करते हैं? स्टार्टिंग हमेशा क्रेडिट साइड से करते हैं। हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कौन सा अमाउंट होता है? ये वो अमाउंट होता है जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिया होता है, ठीक है। और पार्टनर ए और बी अज्यूम करते हैं आपके ओल्ड पार्टनर है, पार्टनर ए और बी आपके ओल्ड पार्टनर हैं, और सी मान लेते हैं कि नया पार्टनर आ रहा है, अज्यूम कर लेते हैं सी नया पार्टनर आपके फर्म में आ रहा है। तो ए और बी की जो कैपिटल दी हुई है बैलेंस शीट में वो यहां लिखी है, क्लियर है? ए और बी की वो कैपिटल जो क्वेश्चन में दी होगी बैलेंस शीट में। अब आप कहेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में नहीं, असेट साइड में कैपिटल दी है, तो क्या होगा? तब उसकी कैपिटल को यहां लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां लिख देंगे इन केस, मैं मान के चल रहा हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं कि इन केस अगर उसकी वैल्यू असेट साइड में दी है, ठीक है, तब ऐसा होगा, उसकी वैल्यू यहां हो सकता है। इसका मतलब है वो पहले से ही कैपिटल अपनी विड्रॉ करके चल रहा है, ठीक है। अब आते हैं, मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है कि पार्टनर सी नया पार्टनर है, तो पार्टनर सी अपनी कैपिटल ले आएगा, तो उस पैसे को बाय बैंक करके और सिर्फ पार्टनर सी की कैपिटल में लिखेंगे। उसी तरह से पार्टनर सी अगर प्रीमियम ले आया होगा तो उस पैसे को बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके ओल्ड पार्टनर्स में क्रेडिट कर देंगे। हो सकता है कि नया पार्टनर कैपिटल लाया ही ना हो, तो भी क्या करेंगे, तो भी हम क्या करेंगे, उस नए पार्टनर के करंट अकाउंट को क्या करेंगे, में पैसा निकालकर पैसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को। और कब कर सकते हैं? अगर किसी तरह का रिजर्व दिया हो, हाँ, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन रिजर्व, हाँ, अगर किसी तरह का रिजर्व दिया हो वो भी पार्टनर को हम दे देंगे। कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, कोई प्रॉफिट, या हमने जो प्रॉफिट निकाला रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट निकाला, वो भी यहां पे आ जाएगा, क्योंकि ये सारा पैसा पार्टनर्स को देने वाला है, हमें पार्टनर्स को पैसा देना है, क्रेडिट है। बात समझ आ गया? और ले क्या सकते हैं, हो सकता है पार्टनर्स ने ड्राइंग की हो सकता है पार्टनर के पास ओल्ड गुडविल हो, तो ओल्ड गुडविल उसको राइट ऑफ करनी होती है, या कभी कभी फर्म में एक्यूमुलेटेड लॉस दिया होता है, क्या एक्यूमुलेटेड लॉस दिया होता है, उसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, उसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, असेट साइड में दिया होता है, तो ये पैसा हमें पार्टनर से चार्ज करना होता है। फाइनली अगर बैलेंस यहां बच रहा है, कहां पर? फाइनली बैलेंस यहां बच रहा है, बैलेंस कैरीड डाउन। आपने ध्यान दिया, आपने स्टार्ट किया था ब्रॉट डाउन से, ये ओपनिंग बैलेंस है, पर आपका एंड कहां पे हो रहा है? कैरीड डाउन से। यूजुअली ऐसा ही होगा कि आपकी क्रेडिट साइड की बैलेंस, आपका क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा होगा, यहां की डेबिट वैल्यू से ज्यादा होगा, और वो जो बैलेंस होगा वो यहां लिख देंगे। यही बैलेंस हमें बैलेंस शीट का जो में आएगी वही लिखेंगे। यस, जो कैरीड डाउन आया है, ये तीनों पार्टनर्स का जो कैरीड डाउन आया है, यही हमारी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। ध्यान दीजिएगा, यही वो पैसा है जो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। कौन सा? ये कैरीड डाउन वाला, ये तीनों बैलेंस। क्लियर है? बात समझ आ रही है? अब आते हैं बैलेंस शीट की बात करते हैं कि बैलेंस शीट में सर क्या होगा। देखिए, बैलेंस शीट को देखना पड़ेगा, आपको बहुत ध्यान से देना पड़ेगा। जब हम नई बैलेंस शीट बनाने होंगी, जब हमें नई बैलेंस शीट बनानी होगी, तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, एक अकाउंट नहीं है, और एल से लेफ्ट और लेफ्ट में है लायबिलिटी, एल से लेफ्ट में लायबिलिटी, और राइट साइड में है असेट, ठीक है, यहां तो पता चल गया। और हमें क्या करना है, अपनी पुरानी बैलेंस शीट को देखना है, ध्यान से सुनिएगा, अपनी पुरानी बैलेंस शीट को देखना है, और उस बैलेंस शीट से असेट और लायबिलिटीज यहां पे कॉपी करते जाना है, मेकिंग चेंजेस एज गिवन इन दी रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब समझ में आ गया? आपको उसको बनाने के लिए क्या क्या ध्यान देना है, आपको देखना है कि पुराना बैंक बैलेंस कितना है, ठीक है, अगर पुराने बैंक बैलेंस में जो अमाउंट दिया है उसमें ऐड कर दीजिए जितना की नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है, गुडविल ला रहा है, ठीक है, ऐड कर दीजिए। इनकेस गुडविल विड्रॉ हो रही है तो उतना माइनस कर दीजिए, तो फाइनल अमाउंट लिख दीजिए यहां पर, समझ आया? इसी तरह से जो हमारी पुराने बैलेंस दिए हुए हैं, लैंड का अकाउंट, बिल्डिंग का अकाउंट, बस ध्यान ये देना है, यहां पे जो पुराना कोई लॉस दिया था वो यहां शो नहीं करेंगे। क्यों? या जो पुराना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया था उसको शो नहीं करेंगे, या जो पुरानी गुडविल दी थी उसको शो नहीं करेंगे। क्यों? अरे वो पार्टनर्स को ऑलरेडी हम राइट ऑफ कर चुके हैं, उसके अकाउंट में वह पैसा ऑलरेडी हम डेबिट कर चुके हैं। हाँ, वो अकाउंट यहां से अब क्या हो गया, खत्म। कौन सा नाम लिया? मैंने कहा गुडविल नहीं लिखेंगे, वो जो गुडविल पहले की थी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नहीं लिखेंगे, पीएल अकाउंट नहीं लिखेंगे, पार्टनर्स को ऑलरेडी उसको डेबिट कर दिया है। तो और क्या क्या जा सकता है? तो मैंने कहा हो सकता है नए पार्टनर का करंट अकाउंट आ जाए। यस, ये वो अमाउंट होता है जो उसकी शेयर ऑफ गुडविल का होता है।
नए पार्टनर ने जो प्रीमियम ऑफ गुडविल नहीं दिया था तो उसका शेयर ऑफ गुडविल तुमको निकालना आता है, वो यहां लिख देंगे। और इधर आ जाइए, इधर क्या करना है, इधर जो हमारे पास लायबिलिटीज जैसी दी होंगी ओल्ड उसको लिखेंगे, पर लायबिलिटीज के साथ ये भी इंश्योर करेंगे कि उसमें जो चेंजेस हुआ था रिवैल्यूएशन अकाउंट में, लायबिलिटी बढ़ी थी तो ऐड करके लिखिएगा, घट गई थी तो माइनस करके लिख दीजिएगा, ठीक है। और कोई लायबिलिटीज ऐसी भी हो सकती है जो फुल्ली पेड हो जाए तो भी हटा दीजिएगा, ठीक है। क्या नहीं लिखना है, ध्यान से सुनिएगा, क्या नहीं लिखना है, हर एक कैपिटल अकाउंट तो लिखना है, क्या नहीं लिखना है, तो यहाँ पे जो ओल्ड रिजर्व दिए थे वो सारे रिजर्व गायब हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे रिजर्व्स हम पार्टनर्स को क्रिएट कर चुके हैं। 6 रिजर्व्स मैंने तुम्हें बताए थे, नाम जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूं। पहला जनरल रिजर्व, दूसरा रिजर्व फंड, तीसरा रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसी, चौथा पीएल का क्रेडिट बैलेंस, पांचवा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और छठवा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। अब इन फंड्स को नहीं लिखेंगे यहां पर, बाकी जो पार्टनर्स का जो हमने बैलेंस कैरी डाउन निकाला था, वो वैल्यू यहां लिखनी है। बात समझ आ रही है? अंत में आपकी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए, नहीं मैच कर रही है ये तो मुझे मालूम है कि पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बहुत दुख देती है, पर आप जब सीरियसली करेंगे, एक एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे, क्या अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को और ओल्ड बैलेंस शीट को जब आप मिलाएंगे, मैच करेंगे, तो आपका आंसर इजीली हो जाएगा। एडमिशन के टाइम में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो नया पार्टनर जो भी आता है उसे गुडविल लानी पड़ती है। अब गुडविल कंपल्सरी नहीं है, और क्या क्या केसेस हो सकते हैं आइए समझते हैं। हो सकता है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन गुडविल प्राइवेटली, तो जब प्राइवेटली ले आता है, प्राइवेटली मतलब पार्टनर्स उसके साथ प्राइवेटली डील कर देते हैं, मतलब अंदर से कहते हैं अंडरस्टैंडिंग हो गई दोनों के बीच में, तो इससे प्राइवेट का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसका नो ट्रीटमेंट हो जाता है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। और अब आता है केस कि जब न्यू पार्टनर ब्रिंग इन गुडविल कर रहा है, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन गुडविल, नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, और वो अब दो में से एक तरीके ला सकता है, या तो वो कैश में ले आएगा और या तो अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश हो सकता है, दो में से एक चीज हो सकती है, या तो कैश में ले आएगा, और ले आएगा तो क्या होगा आइए देखें। सो अगर न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, नया पार्टनर ला रहा है और गुडविल इन कैश ले आ रहा है, क्या करेंगे इसका ट्रीटमेंट, बहुत बेसिक सा ट्रीटमेंट है। गुडविल जो नया पार्टनर लाता है वो ओल्ड पार्टनर्स को या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दी जाती है। चलिए सबसे पहली एंट्री होनी चाहिए ब्रिंगिंग इन गुडविल की, हाँ पहली एंट्री होनी चाहिए बैंक या कैश अकाउंट, ज्यादा बेटर होता है बैंक लिखना, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर कैश या बैंक में से कौन सा वर्ड लिखें, तो मेरी सलाह होगी कि आपके पास अगर क्वेश्चन दिया, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसमें देखिए बैलेंस शीट में कैश अकाउंट लिखा हुआ है कि बैंक लिखा हुआ है, अगर कैश लिखा है तो आप कैश अकाउंट लिख दीजिए, और बैलेंस शीट में बैंक वर्ड यूज हुआ है तो आप बैंक लिखिए। हाँ अगर दोनों दिया तो क्या करेंगे, तब आप बैंक ही प्रेफर करिएगा, ठीक है, क्योंकि आजकल जो ट्रांजेक्शन है वो बैंक ओरिएंटेड है। तो पहली एंट्री होनी चाहिए गुडविल लाने की, तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब क्या है कि नया पार्टनर गुडविल लाएगा पर अपने शेयर की गुडविल लाएगा। अगर गुडविल ऑफ द फर्म 1 लाख रुपया है और नए पार्टनर का शेयर 1/5 है, तो ऑब्वियस सी बात है उस 1 लाख का 1/5 लाएगा। क्लियर है? तो ये एंट्री जो है वो है नए पार्टनर द्वारा गुडविल लाने की। सो कहेंगे बीइंग गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। याद रखिएगा जब नया पार्टनर गुडविल लाता है तो उसके बाद इमीडिएटली एक सेकंड एंट्री होती है, इसके लिए सोचना नहीं है, ये सेकंड एंट्री होनी ही होनी है। तो अब सेकंड एंट्री क्या है, पहली एंट्री तो हो गई गुडविल के लाने की, ठीक है, पहली एंट्री होगी गुडविल के ब्रॉट करने की। दूसरी एंट्री हो जाती है इस गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स में जो सेक्रीफाइस करते हैं उनमें उसको क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना। तो अब एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल। ये वो अमाउंट है, ये वो रुपया जो यहां लिखा था, सेम अमाउंट यहां पर आएगा, सेम अमाउंट आ जाएगा, मतलब ये और ये अमाउंट सेम होंगे, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ध्यान देना है इसमें वो ओल्ड पार्टनर्स होने चाहिए जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मेरे हिसाब से क्या था, मैं तो एक सिंपल लाइन कहता हूं, जो त्याग करेगा वो फल पाएगा, और फल में क्या मिलेगा, गुडविल मिलेगा। तो जो पार्टनर्स अपना शेयर दे रहे थे, अपना हिस्सा दे रहे थे नए पार्टनर को, तो उन्हें क्या मिल रहा है, फल में मिल रही है उसे गुडविल। तो यहां पर हो जाएगा बीइंग गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर ट्रांसफर्ड या शेयर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स। कीवर्ड याद रखिए इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये बहुत जरूरी है कि गुडविल जो होगी वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलेगी। सर इसका मतलब मैंने अभी कहा ना, जो जितना त्याग करेगा उसे उतना फल मिलेगा। तो जितना ज्यादा ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया उसे मिलेगा, अगर कोई सैक्रिफाइस ही नहीं कर रहा है तो नहीं मिलेगी, तब उसको नए पार्टनर की गुडविल का कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। अब ये दो तो एंट्री ऐसी है जो आपको हर बार करनी है जब भी पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है। क्या होगा अगर पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है और ये पार्टनर्स विड्रू भी कर ले रहे हैं गुडविल, तो क्या होगा, तो इसके बाद एक एंट्री बढ़ जाएगी कि अब गुडविल विड्रू होगी, और तब एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू
टू बैंक। ये किस बात की एंट्री है? ये एंट्री है जब पार्टनर्स गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं। यहां पे क्या आ रहा है? यहां पे आ रहा है अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है, यहां पे जो पार्टनर्स ने गुडविल ली वो आ जाएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर्स हाफ द गुडविल विड्रॉ कर सकते हैं। तो ठीक है, जितना उसके शेयर में गुडविल आया था, जितना उनके अकाउंट में गुडविल आया, यहां पे जितना उनके अकाउंट में गुडविल आया उसका हाफ गुडविल वो विड्रॉ कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो फुल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे। तो गुडविल विड्रॉ करेंगे तो क्या एंट्री बन जाएगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ऐसा क्यों? देखिए, डेबिट द रिसीवर, तो ये लोग रिसीवर है, गुडविल रिसीव कर रहे हैं। और टू बैंक, क्यों? बैंक यहां पर क्या हो रही है? गिवर है। हाँ, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक गिवर है इसलिए। क्लियर है? यहां पर हो गई गुडविल इज विड्रॉन, यहां पर एंट्री हो गई गुडविल इज विड्रॉन। ये एंट्री आपको तभी देनी है जब आपको स्पेसिफिकली बोलेगा कि ओल्ड पार्टनर्स गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, वरना आप एंट्री नहीं दे सकते। यहां तक क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर है। चलिए अब आपको ले चलते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में न बताए, हो सकता है क्वेश्चन क्लियर न करे। क्या चीज क्लियर न करे? कि गुडविल जो पार्टनर नया ला रहा है, हाँ, और नहीं ला रहा है तो क्या होगा? मतलब कि गुडविल नया पार्टनर नहीं ला पा रहा है, मतलब न्यू पार्टनर इज अनएबल टू ब्रिंग गुडविल। भाई नई गुडविल लाएंगे तो क्या करेंगे? क्या हम पार्टनर को पार्टनर नहीं बनाए? बना सकते हैं पार्टनर। मतलब नया पार्टनर गुडविल नहीं भी लाएगा तो भी उसे हम पार्टनर बना सकते हैं। कैसे? तब उसको क्या करेंगे? तो अरे भाई गुडविल नहीं लाएगा, कैपिटल तो लाएगा ना, कि कैपिटल भी नहीं लाएगा। क्यों? भिखारी को तो ना पार्टनर बनाओगे कि गुडविल भी नहीं देंगे, कैपिटल भी नहीं देंगे, फिर पार्टनर बन जाएंगे। ये कैसा हो सकता है? या तो उसका इतना नाम हो, या तो इतना महान हो कि तुम्हें सिर्फ नाम चाहिए, पर ये भी संभव नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम एंट्री करेंगे जब वो कैश लाएगा, है ना, जब वो कैश लाएगा अपने कैपिटल के लिए, तो हम एंट्री करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा कैपिटल तो लानी पड़ेगी उसको। ठीक है, कैपिटल के बिना नहीं हो पाएगा। तो ये एंट्री तो हो गई जब वो कैपिटल ब्रिंग इन कर रहा है, व्हेन ही ब्रिंग्स इन कैपिटल। ठीक है, और दूसरी एंट्री किस बात की है? दूसरी एंट्री है अब यहां पर वो कैपिटल तो लाया, गुडविल नहीं लाया, फिर भी ओल्ड पार्टनर्स को जो सैक्रिफाइस कर रहे थे उनको उनके शेयर की गुडविल मिलेगी। सर वो कैसे देंगे? यहां पर नए पार्टनर का एक टेम्पररी अकाउंट खोलेंगे, जिसे कहते हैं करंट अकाउंट। एंट्री हो जाएगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। मेरी भाषा में कहते हैं कि नए पार्टनर को करंट लगा देंगे नए पार्टनर को करंट लगा देंगे कि तूने गुडविल नहीं दी, ले कहा करंट। ऐसा मजाक कर रहा हूं। तो नए पार्टनर को क्या हो जाएगी? नए पार्टनर को करंट अकाउंट पे, ये एक टेम्पररी अकाउंट है जो कि आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे। यहां पर जो अमाउंट होगा वो उसकी शेयर ऑफ गुडविल होगी। किससे डेबिट कर रहे हैं उसको? शेयर ऑफ गुडविल से। जितना गुडविल उसे लानी थी, उस अमाउंट से इसको डेबिट कर रहे हैं। और ओल्ड पार्टनर्स को यहां भी क्रेडिट कर रहे हैं टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हर हाल में ओल्ड पार्टनर्स की बल्ले बल्ले है। हर हाल में ओल्ड पार्टनर्स को पैसा गुडविल लाए नहीं लाए, ओल्ड पार्टनर्स को हमें क्रेडिट करना है। और हम किसी को क्रेडिट करते हैं तो इसका मतलब उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं। हाँ, क्रेडिट करेंगे तो कैपिटल इंक्रीज। तो यहां पर लिख देंगे क्या? बीइंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल credited with goodwill in sacrificing ratio। कीवर्ड देखा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या रेशियोज नहीं आता है? तुमको पता है मैंने रेशियोज पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, और प्लीज जाइए उसको जरूर देख लीजिए अगर नहीं आएगा तो। ठीक है, मैं आप कहेंगे तो इसका अलग से डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो ये है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब मैं आपको कहूंगा कि एक गुडविल ऐसी भी होती है, एक ऐसी गुडविल होती है जो फर्म के ओल्ड गुडविल होती है, क्योंकि फर्म चल रही है, फर्म अच्छे नाम कर रही है, तो उसके पास गुडविल नहीं हो सकती, एब्सोल्युटली हो सकती, तो उस गुडविल को कहते हैं ओल्ड या एग्जिस्टिंग गुडविल। तो हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड या एग्जिस्टिंग गुडविल। ये कौन सी गुडविल होती है? ये वो गुडविल है जो पहले से ही फर्म के अकाउंट्स में शो कर रही है। सर कैसे मालूम चला शो कर रही है? अरे फर्म की बैलेंस शीट देखो, उसमें असेट साइड में गुडविल शो करेगी। मतलब ये वो गुडविल है जो फर्म की बैलेंस शीट के असेट साइड में गुडविल शो कर रहा होगा। ये जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल शो करती है, इसी गुडविल को कहते हैं, हाँ, इस वाली गुडविल को कहते हैं ओल्ड या एग्जिस्टिंग गुडविल। क्लियर? अब ये गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ ओल्ड पार्टनर्स को दे दी जाती है, क्योंकि ये गुडविल बनाई गई है, क्रिएटेड की गई है आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। तो इसमें किसका हक है? अरे उनका, जिन्होंने फर्म शुरू की है ना। नए पार्टनर को इसमें शेयर नहीं मिलेगा। तो ये वाली गुडविल है ना, ये वाली गुडविल क्या हो जाएगी? जो असेट साइड में शो की गई है वो पार्टनर्स को डेबिट कर दी जाएगी। अब तुम सही सुने, क्रेडिट नहीं की जाएगी, क्या? डेबिट कर दी जाएगी, क्योंकि इतने का असेट हमने क्रिएट किया है और अब इसे हम क्या करने वाले हैं? राइट ऑफ। सो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहां पर ओल्ड पार्टनर्स को
हम डेबिट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दे नहीं रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्रेडिट करना मतलब उसके कैपिटल में अकाउंट ऐड करना, क्रेडिट करना मतलब उसकी कैपिटल को इंक्रीज करना, क्रेडिट करना मतलब ऐड होना। यहां पे डेबिट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये गुडविल उन्होंने ऑलरेडी शो कर रखी है, ये गुडविल उनके असेट्स में दिखाई दे रही है, तो ये गुडविल का पैसा उनके वैसे ही कैपिटल में एडेड है। तो अब उससे क्या कर रहे हैं, क्योंकि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, अब उसके अकाउंट से क्या कर रहे हैं, निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं राइट ऑफ करना। क्या बोलते हैं? गुडविल, हाँ कह देता हूं, ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ, क्या? रिटर्न ऑफ, क्या करते हैं? कीवर्ड क्या है? रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे कीवर्ड पकड़ लीजिएगा। तो जो नया पार्टनर गुडविल लाएगा वो ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। पर जो गुडविल पुरानी रखी हुई है, ये पुराने पार्टनर्स ने क्रिएट की थी एसेट साइड में, इसका इफेक्ट उनके कैपिटल में ऑलरेडी आ चुका होगा, तो ये गुडविल, हाँ ये वाली गुडविल क्या करेंगे, उनसे ले लेंगे। उन्होंने ऑलरेडी इसका फायदा लिया हुआ था, तो इस पैसे को नए पार्टनर से इसका कोई लेना देना नहीं है, और इसको ओल्ड रेशियो में ही, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस। सबसे पहले इसका मतलब जाने क्या होता है। जब हम बात करते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की, तो ये वो प्रॉफिट्स हैं, ये वो पैसे हैं जो इकट्ठा किए गए हैं। कई सालों से फर्म प्रॉफिट कमा रही थी और वो एक फंड में इकट्ठा हो रहा है, एक अकाउंट में इकट्ठा हो रहा है, और ये आपको हमेशा लायबिलिटी साइड में मिलेंगे। ये वैल्यूज आपको हमेशा लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में मिलेगी। 6 कॉमन नाम है जो बार बार रिपीट होते हैं, 6 नेम्स कॉमनली रिपीट होते हैं, वो आपको जानना जरूरी है। जैसे पहला नाम है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में मिलेगा, कॉमनली मिलेगा। दूसरा नाम है रिजर्व फंड। तीसरा नाम है रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी, या कई बार इसको वो कॉन्टीजेंसी रिजर्व भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। कोई अननोन, कोई अनजान इवेंट में नुकसान होने का डर होता है, आग लग गई, भूकंप आ गई, तो उसके लिए फंड अलग करना, रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसी। और क्या हो सकते हैं, आइए कुछ और पॉपुलर नेम बता देते हैं, क्यों नाम हो सकते हैं। हो सकता है इसमें लिखा हो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ये वो पैसा होता है जो वर्कमैन हमारे यहाँ काम कर रहे होते हैं, जो स्टाफ हमारे यहाँ काम कर रहे होते हैं, उनका अगर कुछ घाटा हो जाए, उनका कुछ नुकसान हो जाए, जैसे वह काम करते करते घायल हो जाए, किसी का हाथ टूट जाए, हाथ कट ही जाए, तो उस समय पैसा देना पड़ता है, एक बड़ा अमाउंट, तो इस रिजर्व से निकाल के देते हैं वर्कमैन्स को कंपेंसेट करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए। और क्या नाम हो सकता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हमने जो पैसा बाहर लगाया, हमने जो फंड कहीं लगा दिया, मान लीजिए कि हमने पैसा लगा दिया, किसी का बॉन्ड या शेयर खरीद लिया, और ये तो प्राइस आप जानते हैं मार्केट में चेंज होती है, फ्लक्चुएट होती है, पर इसका असर हमारे बिजनेस पे ना पड़े, तो उसके लिए एक रिजर्व भी हम क्रिएट कर देते हैं, और उस रिजर्व का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या सिर्फ यही नाम है? ये जो नाम लिखे हैं मैंने, ये मोस्ट कॉमन नाम लिखे हैं। अब जैसे जनरल रिजर्व लिखा है, तो हो सकता है आपकी बुक में सिर्फ रिजर्व लिखा हो, ठीक है। जहां जैसे मैंने लिखा है रिजर्व फंड, तो ये कुछ ऐसे फंड्स हैं, ये कुछ ऐसे पैसे हैं जो इकट्ठा कर दिए गए हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स को अलग करके इन फंड्स को क्रिएट किया गया है। और कभी कभी खुद प्रॉफिट भी यहां शो करता है, और जो यहां प्रॉफिट शो करता है, यहां जो प्रॉफिट शो करता है ना, यहां जो प्रॉफिट शो करता है किस साइड में? लायबिलिटी साइड में, तो उसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, ये वो प्रॉफिट है जो फर्म ने कमाया है और एज प्रॉफिट ही रखा हुआ है। तो इन सारे फंड्स को हम कह सकते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, ठीक है। क्या करते हैं इसका ट्रीटमेंट, क्या करते हैं? बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है इसका, ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। हाँ, मुझसे ट्रीटमेंट पूछेंगे तो क्योंकि ये पैसा पार्टनर्स की मेहनत का है, पार्टनर्स ने जो बिजनेस चलाया उससे ये पैसा प्रॉफिट के रूप में आया, उसी से रिजर्व क्रिएट हुआ, तो ये सारा पैसा, इनमें से कोई भी नाम आ सकता है, हो सकता है आपके क्वेश्चन में एक नाम आए, 2 नाम आए, हाँ इनमें से कोई भी नाम आ सकता है। अगर आया इनमें से कोई नाम आपके क्वेश्चन में, आपके पार्टनरशिप एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, इवन डेथ और डिसोल्यूशन में भी इनके नाम होते हैं। ये फंड्स, ये सारे पैसे पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं, और किसको करना होता है? हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि नए पार्टनर का इसमें कोई रोल नहीं है। ये रिजर्व, ये कॉन्टीजेंसी, ये पैसा पार्टनर्स की मेहनत का है, उनकी सालों साल की कमाई का पैसा है, तो ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगा, नए पार्टनर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये पैसा अगर आया, अगर ये फंड आया आपके क्वेश्चन में, तो ये फंड सीधे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। और जब हम पार्टनर्स को पैसा देते हैं तो उनको क्रेडिट करते हैं। फर्म जब पार्टनर्स को पैसा देती है तो क्रेडिट करती है, मतलब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा मैं दिखा देता हूं। अज्यूम करिए जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व है तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो ये फंड जो जनरल रिजर्व का लिखा है, ये फंड पार्टनर्स को हमें क्रेडिट कर देना है टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को? सब कुछ ओल्ड रेशियो में। सिर्फ गुडविल जो नया पार्टनर लाता है, नहीं लाता है, दोनों केस में लाए चाहे ना लाए, वो बटती है, वो ट्रांसफर होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। वरना ये सारे रिजर्व्स, अब वो चाहे रिजर्व फंड हो, कॉम्पेंसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट, ये सब पार्टनर्स को क्या करना है? दे देना है। कब करेंगे? एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और इवन डिसोल्यूशन के टाइम पर भी। ये फंड्स,
ये फंड्स पार्टनर्स को दे दिए जाएंगे। अब एक वर्ड आता है इसमें कि ये तो रिजर्व्स हैं, क्या लॉसेस नहीं होते होंगे? अगर प्रॉफिट हो सकता है फर्म के पास तो लॉसेस भी तो हो सकते हैं। तो लॉसेस आपको असेट साइड में मिलेंगे, लॉसेस आपको बैलेंस शीट के असेट साइड में मिलेंगे। क्या क्या हो सकते हैं? जैसे पीएल का डेबिट बैलेंस हो सकता है। हाँ, आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलेगा। अगर असेट साइड में लिखा है तो समझ जाइए डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब लॉस है, इसका मतलब ये पैसा लॉस है। और क्या नाम हो सकता है? एक नाम हो सकता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये वर्ड भी आपको मिल सकता है। सर ये कैसा पैसा होता है? देखिए फर्म कुछ ऐसे खर्चे करती है जिसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। मतलब एक ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आने वाले कई सालों तक मिलने वाला होता है। होता तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पर इतने बड़ा अमाउंट का खर्चा होता है कि आने वाले कुछ सालों तक इसका बेनिफिट मिलने वाला होता है। तो उस पैसे में से वो फंड जो इस साल कंज्यूम नहीं हुआ है उस पैसे को कहते हैं, ठीक है, ये पैसा असेट में शो किया जाता है, पर ये फर्म का अभी असेट नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में ये क्या है? ये फर्म का खर्चा है। एक तरह से समझ लीजिए फिक्टिशियस एसेट है, नाम का असेट है, असली में ये असेट है नहीं। और यहां तो हो सकता है कि आपको असेट साइड में मिल जाए, आपको असेट साइड में मिल जाए गुडविल, आपको असेट साइड में मिल जाए गुडविल। ये जब मिलेगी, ये जब मिलेंगे तीनों में से कोई भी नाम, तो ये सारे पैसे, ये तीनों फंड्स हमें क्या करने हैं? पार्टनर से डेबिट करा लेने हैं। मतलब हमें पार्टनर्स को इन फंड से डेबिट कर देना है। क्लियर? क्योंकि ये एक तरह का लॉसेस है, ये एक तरह का नुकसान है। कैसे करेंगे? इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां पार्टनर्स को कर रहे हैं डेबिट, और टू, मान लीजिए इसमें से दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान ये देना है, ये भी पैसा राइट ऑफ हो रहा है, ये भी पैसा पार्टनर्स को हम डेबिट कर रहे हैं, पर इसमें पैसा हम दे नहीं रहे, पार्टनर से पैसा ले रहे हैं, उसकी कैपिटल घटा रहे हैं। हाँ भाई, लॉस है, देंगे थोड़ा ना, लॉस है, पैसा देना थोड़ा ना, उससे लेना है हमें। तो यहां पर क्या कर देंगे? ओल्ड रेशियो में सब कुछ करेंगे। याद रखिएगा, ओल्ड रेशियो में ये सारा ट्रीटमेंट करना है। इनमें से जो भी नाम आएगा, चाहे वो गुडविल का हो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का हो, या असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का हो। सिंपल है ये टॉपिक, ये बेसिक टॉपिक है, आपको अच्छे से आना चाहिए।